अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है क्लियर या नहीं, क्योंकि पिछले नॉवेल्स में रीडर्स ने शिकायत की थी कि उन्हें मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती है। मुझे चीख चीख के बोलना पड़ेगा, मीन्स तेज़ बोलना पड़ेगा। और कुछ रीडर्स को शिकायत है मैं एक्सप्रेशंस के साथ नहीं पढ़ती। मुझे बताओ मैं कैसे पढूँ एक्सप्रेशंस के साथ जब मुझे तेज़ पढ़ना होता है। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि रात के टाइम मेरे घर में होती है खामोशी, और रात के टाइम मैं वॉइस ओवर के लिए बैठती हूँ ताकि बैकग्राउंड से आप लोगों को शोर ना सुनाई दे, आप लोग सुकून से नावल सुन सको। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मुझे दिन के टाइम अर्जेंट कर जाना पड़ता है रात को, या तो मुझे नींद आ जाती है, इसे सो जाती हूँ मैं। मुझे दिन के टाइम करना पड़ता है, और दिन के टाइम होता है शोर, और जल्दी भी होती है कि ऑनर को जल्दी जल्दी सबमिट कराना होता है। सो मैं फ़ास्ट मोड में रीड करती हूँ। तो खैर मेरी कोशिश होती है उसमें भी थोड़े थोड़े एक्सप्रेशंस दूँ, बट नहीं हो पाता। आप लोगों को शायद समझ नहीं आती क्या होता है, आई डोंट नो। लेकिन खैर हम ये नावल थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हम आज जो नावल रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है दिल को धड़कने दो। ठीक है, दिल का काम होता है धड़कना उसे धड़कने ही दो। समझ रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, इसकी राइटर है फरियाल उस्मान। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस कांटे के चुभने जितना दर्द होगा, परनिया ने इंजेक्शन भरते हुए कहा। उसामा का चेहरा तो इंजेक्शन का सुनकर ही फक हो गया था। वो फ़ौरन बोला, इंजेक्शन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। सबके चेहरों पर तभी तभी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें मालूम था वो इंजेक्शन से कितना डरता है। तबीब ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, एक फ़ौजी को इंजेक्शन से डर लगता है। बड़े अफसोस की बात है, तुम तो गोली की आवाज़ सुनकर बेहोश ही हो जाते होगे। उसामा फ़ौरन तड़प कर बोला, फ़ौजी बंदूक और गोली से नहीं डरता, मगर इंजेक्शन से डर लगता है। और तुम तो मुझे बेहोश होने का ना ही कहो। याद नहीं जब कर्नल साहब का कुत्ता तुम्हारे पीछे लगा था तो तुम्हें तो होश ही नहीं रहा था। आखिर में उसका अंदाज एहसाया हो गया था। उसकी बात पर सबको वो वाक़या याद आ गया था और कमरा उनके बेसाख्ता कहकों से गूंज उठा। तैयब तिलमिलाकर कुछ बोलने लगा था कि परनिया बात पढ़ते देखकर बोली, अच्छा बस खामोशी से इंजेक्शन लगवाओ, वरना मैं ज़बरदस्ती लगा दूंगी। मुझे नहीं लगवाना, ये धमकियाँ किसी और को दो। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वो गर्दन अकड़ा कर बोला, ऐसे ठीक है। अच्छा, सही है फिर। उसने आंखों में ही इशारा किया था, वो तो जैसे इशारे के ही मुंतज़िर थे। फ़ौरन उसे काबू कर लिया। फ़ौरन उन्हें कांधे से ऐसे पकड़ा कि वो हिल ना सके। तैयब बाजू को आगे करके बैठा था ताकि वो इंजेक्शन लगवा ले। जैसे ही सुई ने उसके बाजू को छुआ, उसकी चीख कमरे में गूंजी। इंजेक्शन लगाकर जैसे ही वो हटी, बाकी सब ने भी उसे छोड़ दिया। उसामा खूंखार नज़रों से उन्हें देखते हुए चिल्लाया था, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को जलीलो। पहले पकड़ तो लो, छोड़ना ना छोड़ना बात की बात है। रमशा मुस्कुराते हुए बोली तो बाकी सभी हंसने लगे, जबकि वो अपने बाजू को पकड़कर बैठा रह गया था। ताबिंदा हाउस में दो फैमिलीज आबाद थीं। ताबिंदा रियाज और रियाज मलिक के बेटे आज़म रियाज और मौज़म रियाज और उनकी फैमिली। आज़म रियाज की शादी रुकैया से हुई थी और उनके दो बेटे उसामा आज़म और वलीद आज़म थे, जबकि मौज़म की शादी अपनी फुफ्फुज़ाद सामिया से हुई थी और उनके तीन बच्चे, दो बेटे तैयब मौज़म, आफाक मौज़म और बेटी परनिया मौज़म थी। रियाज मलिक की बेटी सादिया मौज़म की शादी सामिया के भाई वकार से हो चुकी थी और उनके दो बच्चे रिमशा और फुजान थे। वो भी इस कॉलोनी में रहते थे। बच्चों की आपस में बहुत बनती थी, इसलिए वो ज़्यादातर यहाँ ही पाए जाते। आज़म और मौज़म का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस था। तैयब ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उनके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, जबकि उसामा ने आर्मी ज्वाइन की थी। वतन पाकिस्तान से उससे बहुत मोहब्बत थी। आफाक, वलीद और फुजान भी अभी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे थे। परनिया मेडिकल के फाइनल ईयर में थी, जबकि रमशा ने BA के बाद पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था और अब कुकिंग कोर्स कर रही थी। परनिया को घर की इकलौती बेटी होने की वजह से बहुत अहमियत हासिल थी और वो उस घर को छोड़कर ना जाए, इसलिए रियाज साहब ने उसका निकाह बचपन में ही उसामा से कर दिया था और इनकरीब रुखसती का इरादा था। वो लॉन में बैठी अखबार पढ़ रही थी जब लंगड़ाते लंगड़ाते उसामा वहाँ आया और धब से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। परनिया ने एक नज़र उसे देखा, फिर सर अखबार पर झुका लिया। वो टुकटुकी बांधे उसे देख रहा था, इसलिए वो ज़्यादा देर उससे बेखबर ना रह सके। झुंझुलाकर बोली, क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो फ़ौरन बोला, तुम्हारी नादीदा हुस्न को तो बिल्कुल नहीं देख रहा। वो चंद लम्हे उससे घूरती रही, फिर चबा चबा कर बोली, मैंने तुम्हें दावत दी थी क्या हो और मुझे ऐसे ठरकियों की तरह देखो? वो हंकार भरकर बोला, तुमने जो कल मेरे साथ किया है ना, वो मैं भूलूंगा नहीं।
वो उसे जवाब देने ही लगी थी कि जब उनकी पूरी फ़ौज इधर आ धमकी। वो उन्हें देखकर खामोश हो गई। वो फ़ौरन पास आकर कोर्स में बोले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि या हबीबी, कैसे हो उसामा? परसों वो छुट्टी पर आया था। सुबह फजर की नमाज के लिए जब वो मस्जिद गया था तो वापसी पर न जाने कैसे गिर गया। छोटी छोटी चोटें आई थीं, बस बायां पाँव थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था। वो हफ्ते की छुट्टी पर आया था जो कि अब लंबी हो गई थी। उसने कोई जवाब ना दिया। तभी फुजान इस्तफामी अंदाज में बोला, क्या कोई बता सकता है कि मोहतरम उसामा आज़म इंजेक्शन से इतना क्यों डरते हैं? तैयब ठंडी आँख भरकर बोला, ना पूछ बच्चे की बड़ी दुख भरी दास्तान है। तेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे और यहाँ पर सैलाब आ जाएगा। अरे नहीं सुनाए, मैं इस दुख भरी दास्तान को सुनकर इस सैलाब में डूबना चाहता हूँ। फुजान दर्द भरी आवाज़ में बोला, बचपन में एक दफ़ा उसामा बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने इंजेक्शन लगाया और ऐसा लगाया कि खून बहने लगा। बस मेरे भाइयों और बहनों, उस दिन के बाद से मोहतरम इंजेक्शन से डरते हैं। तैयब ने दास्तान का अख्ताम किया तो सब मसनूई अंदाज में रोने लगे। वलीद औरतों की तरह पेन करते बोला, हाय मेरा बेचारा भाई, जिसे डॉक्टर ने कसाई की तरह ज़िबा कर डाला। हाय हाय, बस कर, पगले रुलाएगा क्या? तैयब आंखों में आंसू भर लाते हुए बोला, जबकि परनिया और इमशा की हंसी ही नहीं रुक रही थी। उसामा सिर्फ उन्हें घूर ही रहा था। फिर कुछ देर बाद बोला, भापे कुटनी औरतों को भी पीछे छोड़ दिया है तुम लोगों ने। और वली, तुम तो मेरे भाई ही लग रहे हो सच्ची। वलीद का मुंह ये सुनकर ही बन गया था। तैयब इसकी शक्ल देखते बोला, हाँ उसकी भाई तो तुम ही हो। खुद को मेरा कह रहे हो क्योंकि अपनी जिन्स मशकूक कर रहे हो ना। आइंदा तुम्हारे पास बैठने से पहले भी सोचना पड़ेगा। वो बोलकर कहकर लगाकर हंसने लगा। बाकी सबके कहके भी उसके साथ शामिल हो गए थे। उसामा गुस्से से उसे पकड़ने के लिए उठा था, मगर फिर कराते हुए फ़ौरन बैठ गया। वो उन्हें घूरने और सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो जैसे ही कॉलेज पहुंची उसकी सांस में सांस आई थी। वो काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी कि ब्लैक कार रोज़ इसका पीछा करती थी। उसे ये अपना वहम लगा था, मगर आज तो वो कार कॉलेज तक उसके पीछे आई थी। पहले उसने इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया था, पर अब उसे डर लग रहा था। पता नहीं कौन था जो उसका पीछा कर रहा था। वो सोच में गुम जा रही थी जब राहदारी में किसी से टकराई। इस चक्कर में उसका बैग नीचे गिर गया था। हाथ में मौजूद कागजात सारे फिजा में बिखर गए। उसे शदीद गुस्सा आया। वो पहले ही लेट हो चुकी थी, अब भी बिखेरा। उसने गुस्से में सामने देखा और बोली, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? अगर आंखों को इस्तेमाल नहीं करना तो किसी को डोनेट कर दीजिए। सामने वाले ने गौर से उसे देखा था और बोला, मेरा भी आपके बारे में यही ख्याल है। किसी को आंखें डोनेट कर दीजिए मोहतरमा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि आपसे बहस करूं। काश के जितने आप भले से मौजूद लगते हैं इतने हकीकत में भी होते। वो बुड़बुड़ाते हुए कागज़ उठा रही थी, जबकि वो शौक में था। आप बताएंगे मुझे कि ऐसी कौन सी नामौजूद हरकत की है मैंने? एक छोटी सी टक्कर हुई है जिसमें ज़्यादा कसूर आपका था और इल्ज़ाम मुझे दे रही हैं। थके लहजे में इस्तफसार किया था। मुझे आपके मुंह नहीं लगना। और हाँ, लड़कियों से टकराने के तरीके बहुत बहुत पुराने हो चुके हैं। बाज आ जाएं वरना जूते खाएंगे। और थोड़ी सी तमीज़ तहजीब भी सीख लीजिए। वो बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चले गए, जबकि वो उसकी पुश्त को देखते हुए आहिस्ता से बोला था, तहजीब तो आपसे ही सीखूंगा। और रही मुँह लगने की बात तो ये तो वक्त बताएगा परनिया मौसम कि कौन किसके मुँह लगेगा। वो पुरइसरार तरीके से मुस्कुराया था। हम सोच रहे थे कि तुम दोनों की अब शादी कर दी जाए। तैयब तो किसी को पसंद करता है। तुम लोगों की शादी के साथ ही उसकी मंगनी कर देंगे। तुम क्या कहते हो फिर? वो दादा के पास आकर बैठा था। इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने पूछा था, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, आप परी से पूछ लें। अभी उसकी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं हुई, उसे को मसला ना हो। वो धीमे से बोला, उसे क्या मसला होना है? कौन सा रुखसत होकर किसी दूसरे घर के जाना है उसने? इसी घर में तो रहना है बेटा। मैं मरने से पहले अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहता हूँ। ज़िंदगी का क्या भरोसा, मैं ये ख्वाहिश दिल में लेकर नहीं मरना चाहता। दादा की आवाज़ गलुगी थी। कैसी बातें कर रहे हैं दादा जान? अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरी उम्र भी आपको लगा दे। उसामा के हाथ थाम कर बोला, अल्लाह न करे मेरे बच्चे कि मुझे तुम्हारी उम्र लगे। बस तुम अपने दादा की बात आखिरी ख्वाहिश समझ कर मान लो। मैंने कबाब की बात नहीं मानी दादा। अब जब अगली दफ़ा आऊँगा ना तो सहरी के फूल खुलवा कर ही जाऊँगा। और मरने की बातें ना करें, अभी तो आपको मेरे बच्चों को भी खिलाना है। वो शरारत से बोला, चल हट शरीर। वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोले, खाने में क्या है आज? वो भी वापस आई थी और चेंज करके सीधा किचन में आई। कीमा बनाया है, उसामा को पसंद है ना, इसीलिए। सामे बेगम ने चम्मच चलाते हुए कहा, अभी कितनी देर है, मुझे भूख लगी है। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोली थी, बस 10 मिनट और। अब के रुकैया बेगम ने जवाब दिया। उसने खामोशी से सर हिलाया। तभी उसामा किचन में दाखिल हुआ। उसे देखते ही उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, मैं सुनिया सी लोग बेवफा होंदे ने, मैं तेनू कदी लोका विच गनिया नहीं। तुम्हें भी भूख लगी है क्या? रुकैया बेगम ने उससे पूछा। लगी तो नहीं, मगर अगर आप अपने हाथ से खिलाएंगी तो खा लूँगा। वो बाजू उनके गिर्द फैलाता हुआ लाट से बोला। रुकैया बेगम बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। आहिस्ता से उसकी पेशानी चूमी और बोली, मैं 100 मरतबा खिलाऊँ अपने बेटे को अपने हाथों से
खिलाना खाना, पर जब परनिया आ जाएगी तो फिर तो माँ के हाथ से खाना भूल ही जाओगे। बात के आखिर में उन्होंने शरारती अंदाज से परनिया को देखा था, जिसका चेहरा सुर्ख हो गया था और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। उसामा ने हैरानी से उसे जाते देखा और बोला, परनिया कहीं गई हुई है क्या जो आ जाएगी? और परी आपकी जगह तो नहीं ले सकती ना, आप तो मेरी अम्मी है ना, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता मेरी प्यारी अम्मी जान, नाज से कहा गया था। उसके लहजे पर रुकैया के साथ साथ स्वामी भी मुस्कुराने लगी थी। कहीं जा रहे हो क्या? उसकी तैयारी को देखते हुए सामे बेगम ने पूछा। जी चाची, फुप्पो ने बुलाया था ना, उधर ही जा रहा हूँ। वहाँ से एक दोस्त की तरफ जाना है, खाने पर मेरा इंतजार न कीजिएगा। संजीदगी से बताते हुए उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली थी, खड़े खड़े ही पीना शुरू कर दिया। रुकैया बेगम ने नापसंदगी से देखा था उसे। कितनी दफ़ा कहा है बैठकर आराम से ग्लास में डालकर पानी पिया करो, ये क्या गधों की तरह खड़े खड़े बोतल मुँह को लगा लेते हो? वो सामा को डांटते हुए बोली थी। वालिदा, इतनी सहमत कौन करे? सीने पर हाथ को ग्रंज बजलाते हुए वो नहायत अदब से बोला था। रुकैया बेगम ने मुड़कर हल्के से उसके झुके सर पर चमाट मारी और कान से पकड़ कर सीधा किया। जल्दी वापस आना, अपने दादा को तो जानते हो, तुम्हारे वापस आने तक भूखे रहेंगे और ज़्यादा देर भूखा रहना उनके लिए अच्छा नहीं। कहते हुए उन्होंने उसका कान छोड़ा और वो कान चलाता हुआ नाराज़गी से बोला था। वालिदा, ये बात आप आराम से भी कह सकती थी, मगर आप तशद्दुद पसंद होती जा रही हैं। मेरे जैसे मासूम बच्चे पर जुल्म करते हुए आपका दिल ज़रा ना कांपा? आ खुदा, इतना जुल्म! दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके वो एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। उसके अंदाज पर दोनों खवातीन हंसने लगी थीं और हंसते हुए बोली, अपनी ओवर एक्टिंग बाद में कर लेना, तुम्हारी पप्पू इंतज़ार कर रही होंगी, जाओ अब। जा रहा हूँ। वो भी हंसते हुए बाही की तरफ बढ़ गया। इतना तकल्लुफ़ ना करें पप्पू, मैं कौन सा मेहमान हूँ? पप्पू की टेबल पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को भरते देखकर उसने शर्मिंदगी से कहा था। तकल्लुफ़ तो तुम ना करो, अपना घर समझ कर खाओ। और ये मेहमानों वाली बात तुमने खूब कही। मेहमानों की कुछ शक्ल अच्छी होती है जो घर वालों की अच्छी नहीं होती, कि सारी खातिर मदारत उन्हीं की करनी है, पहले अपने फिर दूसरे। साथ ही सोफे पर बैठते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा आपने मम्मा, इसीलिए मैं बिल्कुल हिचकिचाए बिना खा रहा हूँ कि कौन सा उसामा की शक्ल प्यारी है जो वो ये कबाब अकेले अकेले खाए। फौजान पूरा कबाब मुँह में डालते हुए मुश्किल बोला था। साथ ही पप्पू से घूरते हुए बोली थी, शक्ल तो तुम्हारी भी अच्छी नहीं है, अब बस कर दो, खाना मुझे खाना कुछ उसामा के खाने के लिए भी छोड़ दो। जब से यहाँ बैठे हो मुसलसल बकरियों की तरह खाते जा रहे हो, ज़रा जो तुम्हें अपने बढ़ते वज़न का ख्याल हो, फैल फैल कर किधर जा रहे हो? मुझे तो इस सलाद ने परेशान करके रखा है, पता नहीं इसे लड़की कौन देगा। मम्मा, मेरे मोटापे के लिए परेशान ना हो और ना ही लड़की के लिए। जिससे रमशा के लिए रिश्ता आ सकता है, ऐसे ही मुझे भी कोई अपनी लड़की दे देगा। खाने के दौरान 1 मिनट को रुककर निहायत तसल्ली से जवाब दिया गया था। अरे लड़कियां मोटी भी हो तो प्यारी लगती हैं, लड़के तो फिर ढोल लगते हैं, खा खा कर तुम्हें लोगों की नज़रों और तानों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। फुप्पू सर पकड़ कर बोली थी। उनके ढोल कहने पर उसामा को बेसाख्ता हंसी आई थी, मगर उसने कंट्रोल कर ली और सिर्फ दबी दबी मुस्कुराहट से काम लिया था। उसकी मुस्कुराहट देखकर फौजान को तप चढ़ी। लोगों का तो काम ही बातें बनाना है, अब लोगों की परवाह करने बैठा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा। तेज़ी से बोलते हुए फौजान ने पकौड़ा मुँह में डाला था और फिर बोला, अगर लड़के ढोल लगते हैं मोटे होकर तो लड़कियां ढोली लगती हैं, और इस वक्त आप मुझे सिर्फ रमशा की माँ लग रही हैं, मेरी नहीं। अब की बार उसामा अपने कहका नहीं रोक सका। छोड़ो उसे बेटा, कि अगर किसी काम का होता तो आज मुझे नहीं तुम्हें ना कहना पड़ता। उसे बस एक ही काम आता है और वो है खाना। सादे फुप्पो सर्दी से बोली थी। फौजान बोलने के लिए मुंह खोलने ही लगा था कि फुप्पो ने उसे खामोश करवा दिया। मुझे उसामा से बात करने दो अब। क्या बात है फुप्पो, परेशान है आप? उसामा उनके पास बैठते बोला, रमशा का रिश्ता लेकर आए थे कुछ लोग, बज़ाहिर तो अच्छे थे मगर फिर भी बेटी का मामला है तो छानबीन तो करनी पड़ती है, इसलिए तुम्हें बुलाया था कि कुछ मालूमात हासिल कर लो। फौजान का हाल तो तुम्हारे सामने है और पप्पा तुम्हारे वैसे ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं और आजकल तो उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, इसीलिए अब्बा जी ने कहा कि उसामा से कहना वो सब देख लेगा, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। पप्पू ज़रा तफसील से बोली थी। आप क्यों परेशान होती हैं, मैं भी तो रमशा का भाई हूँ और सारा मामला देख लूँगा, आप बस लड़के का नाम पता बता दें, आगे मेरा काम है। फिर उसने उन्हें तसल्ली दी थी। खुर्शीद है देखो उसकी, अभी तो सिर्फ रिश्ता लेकर जा रहे हैं, कौन सा उन्होंने हाँ कर दी है, और मुझे लगता भी नहीं कि वो तुम्हें देखने के बाद हाँ करेंगे। रमशा ने तंज करने के साथ साथ अपनी राय देना ज़रूरी समझा था। उसकी बात पर तैयब ने उसे घूरा था। इस बात का क्या मतलब हुआ कि देखने के बाद हाँ नहीं करेंगे? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, रायना ने पहले से देखा हुआ है और जब वो खुद राज़ी है तो इसके घर वाले भी मान जाएंगे। और शक्ल तो मेरी इतनी प्यारी है, लड़कियां मरती हैं मेरी पर्सनालिटी पर, तुम्हें क्या मालूम सड़ू औरत। तैयब गर्दन अकड़ा कर गरूर से बोला था, जो तुम पर मरती हैं उन्हें सच में ही मर जाना चाहिए। रमशा तमशाखाना अंदाज में बोली थी। और तुम में ऐसा है क्या जो तुमसे जलूँगी मैं? हाँ सही कह रही हो, मेरे पास तुम्हारी जितनी चर्बी की नहीं है ना, तुम्हारी उतनी चर्बी के पहाड़ पर गरूर बनता है। आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद हासिल किया है। तैयब ने जवाबी कार्रवाई की तो रमशा बिलबिला उठी थी।
वरना रफ़ा के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी थी। उसामा की नज़र अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमी थी। उसने उनकी नोक-झोंक पर ध्यान नहीं दिया था। रमशा उसे जवाब देने लगी थी कि सामिया बेगम को आते देखकर खामोश हो गई। तैयारी कर लो अपनी, तुम लड़कियों की तरह तुम्हारी तैयारी भी ख़त्म होने में ही नहीं आ रही, फिर देर हो जाती है। हमेशा तुम्हारी वजह से तैयब को कहकर वो वापस चली गई थी। वैसे परी अभी हमें शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हारी शादी की टाइम कितना थोड़ा रह गया है ना, एंड टाइम पर फिर आधी चीज़ें रहेंगी ना जाएं। रमशा कुछ याद आने पर बोली थी कि तेरे अभी तो पूरे 3 महीने पड़े हैं शादी में, इतने पहले से शॉपिंग करके क्या करना है। परी इत्मीनान से बोली थी। यार 3 माह तेज़ी से गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कल से ही अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। आखिर को दुल्हा और दुल्हन दोनों की इकलौती बहन हो। तुम कितनी लकी हो ना परी, बचपन में ही इतना कहा, शादी के बाद फिर इसी घर में रहोगी, कुछ तब्दील नहीं होगा। काश मेरा भी बचपन में किसी से निकाह हो जाता, फिर हर ईद पर ससुराल से ईदी आती। मेरा निकाह मुझसे मिलने के बाद बहाने ढूंढता, चलो निकाह न सही मंगनी ही हो जाती। काश। रश से बोलते बोलते आखिर में उसका लहजा हसरत ज़दा हो गया था। उसकी आखिरी बात हॉल में दाखिल होते वलीद ने सुन ली थी। बेसाख्ता मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया था। अभी दुनिया में कोई अक्ल का अंधा पैदा नहीं हुआ जो तुमसे शादी करेगा। अक्ल से पैदल, सॉरी। वलीद रमशा को मुखातिब करके बोला, और वो फजान एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गए थे। यार वली, ऐसा न कहो, एक ऐसा अंधा पैदा हो चुका है जो रमशा जैसे बुलडोज़र के साथ ज़िंदगी गुजारने लगेगा। फजान ने इतला देने वाले अंदाज में बताया था। तो मेरे भाई हो या इस अफ्रीकन बंदर के? रमशा गुस्से से बोली थी। मतलब? सब यकजुबान होकर बोले। मतलब किसका रिश्ता आया है? हो सकता है कि कनकरी भी हमारी जान छोड़ दे। तुम लोगों को उसने बताया नहीं? नहीं, हमें तो नहीं मालूम, तुमने मुझे भी नहीं बताया। रमशा परी ने शिकवा किया था। मैं बताने वाली थी। वैसे भी अभी फाइनल तो नहीं हुआ ना? हाँ, निकाह के वक्त बता देना था, हम भी शिरकत कर लेते। फिर खफकी से कहा गया, फ़ाइनल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। उसामा ने पहली दफ़ा गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। चलो जी, देखते हैं फिर किसकी किस्मत फूटने वाली है। तैयब हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला था। अपनी बहस में उनमें से किसी ने वलीद के चेहरे की तरफ नहीं देखा था, जिसके चेहरे पर कुछ खो देने का खौफ नुमाया हो गया था। क्या लगता है तुम्हें सबको रायना पसंद आएगी? सामा उसे छोड़ने जा रहा था। बाइक पर उसके पीछे बैठे हुए उसने इस्तफसार किया। उम्मीद तो है। रमशा के लिए किसका रिश्ता आया है? फूफा के कोई दूर के जाने वाले हैं, शायद चची जानती हैं। तुमने भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। अगर फसा न बताता तो हम तो निकाह के बताशे ही खाते। फिर मुझे भी पहले मालूम नहीं था। फूफा ने उनके बारे में मालूमात करने के लिए कहा तो मुझे पता चला। बड़ों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। रिमशा शादी के बाद चली जाएगी, हमारे ग्रुप का एक मेंबर कम हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ हम लोग एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। अब कजन्स की होते हुए हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दोस्त बनाने की बचपन से लेकर अब तक जो किया साथ में किया। तुम्हें याद है जब हम छोटे होते थे तो वो मुझसे कितना लड़ती थी कि मैंने तुम पर कब्जा किया हुआ है, किसी और का पार्टनर बनने ही नहीं देती। और अब वो चली जाएगी, वो सब यादें छोड़कर, हम सबको छोड़कर। वो नम लहजे में बोली थी। रो ही रही हो पागल, अभी तो वो यहाँ है हमारे साथ। तुमने ऐसे रोना शुरू कर दिया है जैसे वो पिया देश नहीं पराए देश चली जाएगी। शुक्र करो तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ रहा, वरना तुमने तो रो रो कर हर्ष बिगाड़ लेना था। अब ऐसी भी बात नहीं है, हम लोग कभी जुदा नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है ना। एक बात तो बताओ परी, अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? तुमने कहाँ जाना है? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। और अगर कभी गए तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, हमेशा के लिए नाराज़। जाने वाले को कौन रोक सकता है परी डियर? उसने गुनगुनाते हुए कहा था। तो तुम्हारा कॉलेज आ गया। ब्रेक लगाते हुए उसे बताया था। तुम जाकर दिखाओ कहीं, मैं चला कर सारी दुनिया को इकट्ठा कर लूँगी और फिर तुम्हें मेरे पास लौट कर आना पड़ेगा। बाइक से उतरते हुए उसने कहा था। अभी घर में भी ना जाऊँ क्या? जाओ, किसने रोका है तुम्हें? पूरे 2 बजे यहाँ मौजूद होने चाहिए तुम। आई समझ आगे मोहतरमा। उसने हंसते हुए बाइक स्टार्ट की थी। उसकी नज़रों से ओझल होने तक वो वहीं खड़ी उसे देखती रही और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। किस्मत के फैसलों से बेखबर वो हाल में खुश थे। कौन जाने की किस्मत उनके लिए क्या फ़ैसला करने वाली थी? कौन जाने की किसकी बदनज़र उनकी खुशियों को निगलने जा रही थी? दादाजी के कमरे में मीटिंग हो रही थी। जाने किस बारे में बात हो रही थी? वो सब हॉल में बैठे बजाय टीवी देख रहे थे, मगर हसियात दादाजी के कमरे की तरफ थी। बिलाकर तैयब का सबर जवाब दे गया और वो बेचैनी से बोला था, पता नहीं क्या फ़ैसला होगा। शाम से ही सारे दरवाज़ा बंद किए, कौन सा इजलास कर रहे हैं? अभी 7 बज रहे हैं, कोई खबर ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर रायना के घर ऐसा क्या हुआ कि वापसी पर ये हंगामी इजलास बुलाना पड़ा? आफाक ने मशकूक अंदाज में पूछा। और नहीं तो नाना अब्बा ने आते ही मम्मा को फ़ोन कर दिया कि डिनर हमारे साथ करना, कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं तो तजस्सुस से मर रही हूँ कि पता नहीं क्या बात करनी है। यकीनन रायना के घर में कोई बात हुई होगी। रमशा ने भी इजहार ख्याल किया। तभी दादा के कमरे का दरवाज़ा खोला था और सबसे पहले पप्पा बाहर निकल के आई थी। उनका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उनके पीछे ही बाकी सब भी बाहर निकल आए थे। सब खामोश थे। सबसे आखिर में दादाजी बाहर निकले थे। ख़वातीन किचन की तरफ बढ़ गईं, जबकि मर्द हजरात ने वहीं डेरा लगा लिया था। वो सब सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है।
आखिर पर क्या हुई है? इतने हंगामी तौर पर दादाजी ने फूफू को बुलाया और तुमने तयम्मे का चेहरा देखा था? ऐसे लग रहा था कि जैसे वो रोई हूँ। चांद की चांदनी में वो और सामा लॉन में टहल रही थी। कुछ नहीं कह सकते कि क्या बात हुई है। हो सकता है हमारी शादी के बारे में बात हो रही हो। जो भी है सुबह तक पता चल जाएगा। वो लापरवाही से बोला था। तो हमारी शादी में तयम्मे के रोने की क्या वजह हुई भला? हाँ, रोना तो मुझे चाहिए, आखिर को मेरी शादी तुमसे हो रही है। वो उसे शरारती निगाहों से देख रहा था। मतलब क्या हुआ, तुम्हें नहीं करनी मुझसे शादी? वो चलते चलते रुककर उसकी तरफ पलटी थी। मेरे करने न करने से क्या होगा? सब ने कुर्बानी का बकरा बना तो दिया है मुझे, अब तो ज़िबा करने की देर है। वो अब भी संजीदा नहीं था। अगर ये बात है तो ना करना शादी, किसी ने मजबूर तो नहीं किया। कर तो दूँ, फिर अपने चचा का ख्याल आता है। कौन करेगा उनकी पागल बेटी से शादी? क्या सारी ज़िंदगी वो इस बोझ को बर्दाश्त करेंगे? पागल किसे कहा? हाँ तुमने? घूरते हुए ज़ोर से बाजू पर चमाट मारी थी। आज सालिम लड़की, अपने मजाजी खुदा पर हाथ उठाते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? देखना वो लगेगा ना तुम्हें। उसामा गिराते हुए बोला था। वो क्या बाप लगेगा तुम्हें? गुस्ताख लड़की, शट अप। वो हंस दी थी। चंदन में खामोशी से इसे देखने के बाद खंबी लहजे में बोला, मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूंगा। किसी फिल्मी हीरो की तरह चांद तारे तोड़ कर लाने के वादे करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी तुम्हें तकलीफ़ होगी, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा, हर घड़ी हर लम्हे। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। उसने नजर उठाकर उसामा की तरफ देखा। पता है, बचपन से मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना है। अपने सामने, अपने साथ तुम्हारे हवाले की इतनी आदत हो गई है मुझे कि अपना आप इसके बिना अधूरा लगता है। चांद तारे चाहिए भी नहीं मुझे, बस ये हवाला, ये नाम ताउम्र चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ चाहिए हमेशा। वो मोहब्बतबाज नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी नज़रों में मौजूद वारिफ्तगी उसके रुखसार सुर्ख हुए थे। उसका ध्यान खुद पर से हटाने को बोली, मगर ये भी ना समझना कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। हर माह तुम्हारी पे में से आधा हिस्सा मेरा होगा, सुन रहे हो ना? जो हुक्म मिसेस। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं तुम्हारे लिए ये लाया था। पॉकेट में से सुनहरे कागज़ में लिपटी कोई चीज़ निकाली थी। क्या है ये? खुद ही देख लो। उसके हाथ में देते हुए आहिस्ता से बोला। सफ़ेद और सुर्ख मोतियों से सजा खूबसूरत सा नफीसा डिज़ाइन का ब्रेसलेट था। वो मुस्कुरा दी थी। हम दोनों की पसंद का कलर? वैसे शॉप से गुजरते हुए नज़र पड़ी, मुझे अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए ख़रीद लिया। तुम्हें पसंद आया? बहुत प्यारा है, लाए हो तो पहना भी दो। अपनी कलाई उसके सामने करते हुए मुस्कुराते हुए बोली। नरमी से उसकी कलाई थामते हुए उसने पहना दिया। दूर आसमान पर चमकता चाँद इस मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया था। हेलो, कौन बात कर रहा है? वो वॉशरूम से निकली तो उसका फ़ोन बज रहा था। कोई अन्य नंबर था। ये सोचकर कि शायद कुछ जानने वाला हो ना हो, उसने कॉल अटेंड कर ली। मिस तमीज़, आज आप कॉलेज क्यों नहीं आई? कहीं मिजाज तो नहीं ख़राब? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ उसे सुनी सुनी लग रही थी, मगर याद नहीं आ रहा था कि कौन है। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, शायद आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। वो कॉल काटने वाली थी जब दूसरी तरफ से कहा गया, रॉन्ग नंबर नहीं है, पनिया माज़म बात कर रही हैं ना आप? जी, मगर आप कौन? इतनी जल्दी भूल गई आप मुझे? अभी चंद रोज़ पहले ही तो टकराव हुआ था हमारा, याद दिलाया गया था। खैर को अरसलान जट कहते हैं। उम्मीद है अब आपको याद रहेगा। टकराव से वो बदतमीज़ शख्स और अपना पीछा करती ब्लैक होंडा सो की याद आ गई थी। काफ़ी दिनों से वो नोट कर रही थी कि ब्लैक कार उसका पीछा करती है। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक वो हमेशा उसकी वैन के पीछे पीछे होती है, मगर उसने ध्यान नहीं दिया था। मगर आज उस शख्स की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने उसे कॉल तक कर दी। उसने सुलगते हुए लहजे में कहा था, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और ना मुझे आपको याद रखने की ज़रूरत है। दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। उसने गुस्से से कहकर कॉल कट कर दी थी। अम्मी, इसमें इतना रोने की क्या बात है? रमशा आयशा आपके लिए दोनों बराबर होनी चाहिए। वो कब से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो थी कि मुसलसल रोए चली जा रही थी। नहीं, हम बराबर तुम्हारे मामू से बात कर चुकी थी। मैं अब कितना नाराज़ होंगे वो। तो आपसे किसने कहा कि अब्बू से और दादा से पूछे बिना मामू से बात कर लें? गलती तो आपकी ही है ना। आपको अब्बू से मशवरा लेना चाहिए था, फिर बात करनी चाहिए थी। क्या मुझे अपनी औलाद की ज़िंदगी का फ़ैसला करने का कोई हक़ नहीं? पहले तुम्हारी निकाह पढ़निया से कर दी, मैं कुछ नहीं बोली। रब रमशा का रिश्ता वलीद से तय कर दिया। चलो, पढ़निया बहुत अच्छी थी, मगर रमशा मेरे इतने काबिल बेटे के लिए वही रह गई है क्या? वो रोते हुए बोली थी। रमशा भी अच्छी है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कम अज़ कम आपको ऐसा नहीं समझता था। आप तो बहुत प्यार करने वाली हैं ना। ऐसा सोच सोच कर अपना दिल क्यों ख़राब कर रही हैं आप? ये सोचिए कि रमशा वलीद की खुद की पसंद है, वो उसके साथ खुश रहेगा। रिमशा आपकी आंखों के सामने पली बड़ी है, अच्छी लड़की, हमारे घर के माहौल को समझती है। जहाँ तक आयशा की बात है तो वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ना ही वलीद से उसका मिजाज मिलता है। अल्लाह उसके नसीब भी अच्छे करेगा। आप खुले दिल और दिमाग से सोचें, उनकी खुशी के लिए दुआ करें। वो उन्हें समझाते हुए बोला था। वो समझी थी या नहीं, मगर इस बात में सर ज़रूर हिला दिया था। अंदर ही सब चल रहा था और हमें कानो कान खबर नहीं हुई। आफाक अभी तक शौक में था। सुबह उन्हें पता चला था कि तैयब की शादी भी उसामा के साथ होगी और उसके ससुराल वाले 1 महीने के अंदर अंदर शादी करना चाहते थे। इतने शॉर्ट नोटिस पर शादी की तारीखें बहुत
शादी की तैयारियां बहुत मुश्किल थी, वो भी एक नहीं दो की, और साथ में वलीद ने रिमशा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जो कि बेखुशी मान ली गई थी। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात भी यही थी, तो इसमें इतना शोर करने की क्या बात है, अच्छा है ना मिस्टर ब्यूटी को मिस बम्पर मिल जाएगी, परफेक्ट कपल इन द वर्ल्ड। अब ये पता नहीं क्या लिखे है, वर्ल्ड सब मिलाई जोड़ी। तैयब ने इत्मीनान से कहा, हाँ ये तो है, हमें खबर क्यों नहीं हुई, या तो हम बेवकूफ़ हैं या वलीद बहुत स्मार्ट है, कैसे हमारी नाक के नीचे रमशा से मोहब्बत फरमा रहे थे और हमें खबर ही नहीं हुई। दोनों बातों का मतलब एक ही है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि दादा रमशा की शादी तुम में से ही किसी के साथ करेंगे, और फाइनली देखो मेरा अंदाज़ा। वो फ़ख्र अंदाज में बोला था, हाँ इतने जो तुम एस्ट्रोलॉजिस्ट हो ना, और जो तुम्हें सब मालूम था, अगर था भी तो हमें कभी बताया तो नहीं, बड़ा अंदाज़ा था तुम्हारा, उसने तंज़िया अंदाज में कहा। तैयब का ध्यान मोबाइल की तरफ था, उसने शायद सुना नहीं या फिर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वो जैसे ही कॉलेज पहुंची थी, एकदम से जाने वाले वो कहाँ से उसके सामने आ गए। एक लम्हे को तो वो डर गई, मगर फिर से उसे शदीद गुस्सा आया था। कल से इस इंसान ने उसे इतने कॉल्स और मैसेजेस किए थे कि वो नाक तक आजिज़ आ गई थी। हाय मिस परी, आप मेरे मैसेजेस का जवाब तक नहीं दे रही और ना ही कॉल अटेंड कर रही हैं, उसे नज़रों के सामने लेते हुए पूछा गया। और आप इतने ढीठे कि मेरा इतना इग्नोर करने के बावजूद भी कॉल मुसलसल कर रहे हैं। वो तभी लहजे में बोली थी, हाँ शुक्रिया, आप आगे चलकर इससे ज़्यादा डिटेल का मुजाहरा देखेंगी। खैर आप कल आई नहीं, तभी तो ठीक थी ना आपकी। वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले, मेरा नंबर कहाँ से लिया आपने? मैं आपका मुस्तक़बिल करीब में होने वाला हस्बैंड हूँ, नंबर मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है। पैंट की जेबों से हाथ डालते हुए इत्मीनान से कहा गया था। परी के तलों पर लगी थी और सर पे पूजी थी। गुस्से से बोली, अगर नाम और नंबर मालूम कर लिया ना तो इतना भी पता होगा कि मेरा निकाह हो चुका है और अगले माह मेरी शादी है। आप मेरे हस्बैंड तो नहीं बन सकते, मगर मेरे हस्बैंड के साले ज़रूर बन सकते हैं। वो बोलकर आगे बढ़ गई थी, जबकि वो वहीं साख्त खड़ा था। शुक्र है डबल एपिसोड आई। ये तुम्हारे लिए। वलीद ने सर झुकाकर चॉकलेट रिमशा की तरफ बढ़ाई थी। उसके लेने के बाद जैसे ही उसने सर उठाया, चॉकलेट रिमशा के बजाय फौजान के हाथ में थी और इन सब के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वलीद तेज़ी से फौजान पर झपटा था, जो कि चॉकलेट को उलट पुलट करके देखते हुए बोला था, वैसे तो चॉकलेट खाता नहीं, मगर तुमने इतने प्यार से दी है तो इनकार करके तुम्हारे दिल नहीं तोड़ूंगा। किसने दी है तुझे मोटे, वापस कर मेरी चॉकलेट। वलीद चलाते हुए दोबारा उस पर झपटा था। वो तेज़ी से चॉकलेट उसकी पहुँच से दूर करते हुए बोला था, दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते। कहने के साथ ही उसने चॉकलेट मुंह में डाल ली थी। मुझे नहीं दी थी, पर मेरी बहन को तो दी थी ना, वो खाए या मैं खाऊं एक ही बात है ना रिमशा। मुँह में तेज़ी से चलाते हुए उसे तायद चाही थी, जबकि वलीद उसे खूंखार नज़रों से घूर रहा था। जी नहीं, रिमशा तड़क कर बोली थी, तुम्हारे पेट का दोज़ख भरता भी है कि नहीं? अभी 1 दर्जन केले ठूस कर आए हो और अभी चॉकलेट? हाँ तो वो केले तो थे, ये चॉकलेट थी, और वैसे भी केले मैंने आधा घंटा पहले खाए थे। रहने दे यार, तूने 5 मिनट पहले खाकर भी ये कहना है कि कल खाया था। तैयब हंसते हुए बोला, तो तुम क्यों चलते हो? अपने नसीब का खाता हो ना। कौन सा तुम्हारा खाता हूँ? वो ढिठाई से बोला था। हाँ, और इस नसीब में दूसरों का नसीब भी शामिल होता है, उसामा ने भी हिस्सा लेते हुए कहा था। उसकी बात पर फौजान का मुंह बन गया था। उसे कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए वो चुप करके बैठ गया था, जबकि उसकी हालत पर वो सब हंस दिए थे। तुम जा रहे हो? कमरे में दाखिल होते उसने बेचैनी से पूछा था। वो बैग में अपनी चीज़ें रख रहा था। पलट कर उसे देखा। हाँ, लेकिन थोड़े से दिनों के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा तुम्हें साथ ले जाने के लिए। बैग की जिप बंद करता वो इत्मीनान से बोल रहा था। दादा से बात की थी मैंने, शादी के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा और वो मान गए हैं, और बाकी सब। मेरा हाउस जॉब? वो उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। बाकियों का मनाना दादा का काम है, और हाउस जॉब तो वहाँ भी हो सकता है। मेरी अगली पोस्टिंग किसी शहर में होगी, तब तक मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाना। मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूँगी, तुम ना जाओ ना। उसकी आंखों में उम्मीद थी। चंदन में उसे देखने के बाद वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, जब भी मुझे जाना होता है तुम हमेशा यही कहती हो ना जाओ। अब तक हमेशा रोकर रुखसत करती हो, कब आदी होना है तुमने मेरे जाने का? आखिर में उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम वहाँ होते तो मेरा दिल तकलीफ में होता है। एक बेचैनी होती है जो मेरे दिल को अपने हिसार में ले लेती है। जाने क्यों हर फ़ोन की बेल पर मेरा दिल सुकड़ कर फैलता है कि कहीं वो रो दी थी। तुम्हें पता है, खोने से ज़्यादा खो देने का खौफ जानलेवा होता है। तुम वहाँ होते हो तो मेरा दिल तुम्हें खो देने के खौफ से लम्हा लम्हा मरता है। एक लम्हा मुझे सदियों के बराबर लगता है। मेरा दिल हर वक्त तुम्हारी खैरियत की दुआ मांगता है। मैं बेसुकून हो जाती हूँ। मेरे कान तुम्हारी आहटों के मुंतज़िर होते हैं और मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा जाना ज़रूरी है, पर फिर भी मैं तुम्हें रोक लेना चाहती हूँ। उसकी हिचकी बन गई थी। वो जो उसे सुन रहा था आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। उसका रोना उसे तकलीफ़ दे रहा था। अब बस रोना नहीं है। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ तुम्हारी तरफ, सब जानता हूँ, पर क्या तुम इन माओं की तकलीफ़ जानती हो जिन्होंने अपने इकलौते लख्त जिगर खोए हैं? कहते हैं औलाद का दुख माँ बाप की कमर तोड़ देता है, पर तुम जानती हो अपने बेटों को खोने के बाद भी इस ज़मीन की माँ ऐसे मुस्कुराती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके दिल को तकलीफ़ से फटते हैं।
कितने दिल तकलीफ़ से फटते हैं, फिर भी उनके होठों पर मुस्कुराहट फैलती है। तुम उस मालिक का तुक समझती हो जो अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर एक छोटे से पौधे को परवान चढ़ाता है, जबकि वो दरख्त बनेगा तो उसकी साए में बैठेगा, और जब वो वक्त आता है तो कोई जालिम लकड़हारा आकर उसके दरख्त को बेरहमी से काट कर चला जाता है। इस माली की उम्र भर की रियाजत ज़ाया चली जाती है, मगर वो फिर भी मुतमईन होता है कि इसकी मेहनत से किसी और ने फ़ायदा उठाया। तुम्हें पता है, जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तो मैं सोचता था वापस चला जाऊँगा, मुझे क्या ज़रूरत है इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करने की। इस वक्त एक इंसान ने सिखाया था कि इस वतन को ज़रूरत है हमारी, इस मिट्टी का कर्ज़ है हम पर। उसने बताया था कि अगर कोई ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे क्या ज़रूरत है अपना आराम और सुकून दूसरों के लिए ख़राब करने की, तो इस मुल्क की इतनी अवाम जो रातों को हमारे भरोसे सुकून से सोती है, इन सबका सुकून ख़त्म हो जाए, ये मुल्क ही ख़त्म हो जाए। वो आज़ादी जिसे हासिल करने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, वो आज़ादी ख़त्म हो जाए, वो कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाए। वो चंद लम्हों के लिए रुका था, फिर दोबारा बोलना शुरू किया। मौत तो बरहक है ना, मरना तो है ही हमें, आज न सही कल सही, तो क्यों ना इस मुल्क के लिए जान दे दें, इस धरती का कर्ज उतारें और आने वाली नस्लों को एक आज़ाद पुरसुकून सरज़मीन दें और उन्हें कुर्बानी का दर्ज दें, ना कि खुद कर्जी का। वैसे भी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। तुम्हें पता है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने नौमौलूद बच्चों को देखा तक नहीं होता और वो जाम शहादत नोश कर लेते हैं। उनकी आंखों में भी कई ख्वाब होते हैं, पर वो अपने दूसरों के ख्वाबों की तकमील के लिए कुर्बान कर देते हैं। उनकी बीवियाँ, उनकी माएँ उनकी राह तक रही होती हैं, मगर वो लौट कर नहीं जाते। वो अपना खून दूसरों के बच्चों के आराम और सुकून के लिए कुर्बान कर देते हैं, और उनकी फैमिलीज़ का हौसला देखो। उनकी बीवियाँ कहती हैं, मुझे फ़ख्र है कि मैं शहीद की बेवा हूँ, और अपने बेटों को भी कुर्बान होने के लिए भेज देती हैं, मगर उनकी आंखों में छुपा कर देखो तो कलेजा फट जाता है। इंतज़ार उन्हें भी होता है, तकलीफ़ उन्हें भी होती है, दुआएं वो भी करती हैं, लेकिन क्या वो रुकने के लिए कहती हैं? नहीं, वो तो खुद भेजती हैं कुर्बान होने के लिए। तुम भी मेरा हौसला बढ़ाओ कि मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना, तुम्हें मेरी ताकत बनना है, मेरी कमज़ोरी नहीं। मेरी परी कोई किसी से कम है क्या? उसे सामने किए वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, मगर उसकी आंखें नम थीं। उसने निफ़ी में सर हिलाया था। उसने नरमी से उसकी पेशानी चूमी थी और धीमे लहजे में बोला, जाने वालों को दुआओं के साए में रुखसत करते हैं, ना कि आंसुओं की बारिश में। उसे आहिस्ता से छोड़कर वो कमरे से निकल गया था, जबकि वो वहीं खड़ी उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। फुल यूनिफॉर्म में जाने के लिए वो सबसे मिल रहा था। तयम्मी की आंखें नम थीं। दादाजी स्टिक के सहारे खड़े मुस्कुरा रहे थे, मगर एक अनदेखा खौफ उनकी आंखों में भी था। ये उसामा है ही हैंडसम, या फिर यूनिफॉर्म पहने लगता है? रमशा उसके कान में खुशी पूछ रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, पर साथ खड़े आफाक ने उसकी मनमनाहट सुनकर कहा, यह वर्दी का हुस्न है जो चढ़ कर बोलता है, जो आम से आम इंसान को भी ख़ास बना देता है। उसका जवाब सुनकर परी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि रमशा वफाक से कह रही थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे तुम्हारी कोई बात अच्छी लगी है। सबसे मिलकर वो उसके सामने आ खड़ा हुआ था। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए थे और वो फिर झुककर साथ खड़ी रुकैया बेगम से बोला, परी का ख्याल रखेगा मेरे लिए, ये सोचकर कि उसकी तकलीफ़ से आपके बेटे को तकलीफ़ होती है। कहकर वो पलट गया था। वलीद ने कार स्टार्ट की थी। फ्रंट डोर खोलकर वो बैठ रहा था। जब उसने एक दफ़ा पलट कर देखा था, उसकी नज़रों से मिली थी। वो उसे कोई पैगाम दे रही थी, पर क्या वो समझ नहीं पाई थी। उसने नज़रों का रुख मोड़ लिया था। वो फिर चला गया। उसकी नज़रें धूल उड़ाती कार के टायरों पर थीं। सब अंदर चले गए थे, मगर वो लम्हा वाला दूर होती कार को देख रही थी। जाने कि उसके दिल ने कहा था कि अब इस मुसाफिर ने अब लौट कर नहीं आना। मेरा दिल भी ऐसे कह रहा है, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, ऊपर से जंग की सिचुएशन और ये कहानी है सारा। आज तैयब के ससुराल वाले घर पर आ रहे थे, तो सब तैयारियों में मसरूफ़ थे। रिमशा और उसने किचन संभाला हुआ था, जबकि बाकी ख़वातीन हॉल की सफाइयाँ कर रही थी। उसके ससुराल वालों को क्या पड़ी थी खाने पर आने की? पहले इतनी जल्दी शादी का शोशा छोड़ा और अब इनके लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम करो। शादी में पहले इतना कम टाइम रह गया और इनके चौंचले ख़त्म नहीं हो रहे। सलाद काटते हुए रिमशा ने जले हुए अंदाज में कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे तैयब के ससुराल वाले भी अजीब ही हैं। पहली दफ़ा में ही हाँ कह दी और फिर जल्द शादी का मशवरा दिया। वो बिरयानी को दम देते हुए बोली थी, हाँ, और रायना मैडम भी साथ आ रही हैं। भला कौन सी लड़की शादी कितने करीब अपने ससुराल जाती है? देखते हैं मेरे भाई की पसंद कैसी है। वो चेयर पर बैठते हुए बोली, लिखवा कर रख लो। तुम्हें रायना को देखकर शदीद किस्म की मायूसी होने वाली है। कीरे का कतला मुँह में डालते हुए इत्मीनान से कहा गया। उसने बस कंधे उचकाने पर इत्तफा किया था। चंद दिन की खामोशी के बाद फिर से इसकी कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया। तंग आकर उसने नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था और अब वो एक नए नंबर से कॉल्स कर रहा था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? नंबर देखे बिना उसने कॉल अटेंड की। फिर दूसरी तरफ से आती आवाज़ पर एक लम्हे को वो शर्मिंदा हो गई थी। फिर बोली, एक रॉन्ग नंबर तंग कर रहा था, मैं समझी उसी की कॉल है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दूसरी तरफ से संजीदगी से पूछा गया था। इतनी कौन सी बताने वाली बात थी, अभी नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती हूँ, वो इत्मीनान से बोली थी, मगर उसके इत्मीनान को दूसरी तरफ से आने वाले जवाब ने गारत कर दिया। कितने दिनों से तंग कर रहा है? तुम्हें आए थे, जो भी बात होगी तुम्हें मुझसे बतानी चाहिए ना, आम हो चाहे ख़ास। उफ छोड़ो उसे, तुम बताओ कैसे हालात हैं वहाँ के, और तुम कैसे हो? मुझे जलाते हुए पूछ रही थी। हालात अच्छे नहीं हैं, तुम दुआ करो। गैस चले गए क्या? हाँ, मैं तो हर वक्त करती हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी अपना ख्याल रखा करो, वो फ़िक्र से पुर लहजे में बोली थी।
तैयब के ससुराल वाले कैसे लोग हैं और रायना कैसी है? हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी। रायना अच्छी है पर उसकी अम्मी काफ़ी चालाक औरत हैं। जितनी देर यहाँ बैठी रही ना यही कहती रही कि उनकी बेटी को जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की आदत नहीं है। मुश्किल है कि रायना हमारी फैमिली में एडजस्ट हो सके। वो परेशानी से बोल रही थी और उसकी बहनें, वो तो ऐसा लगता था अपने घर में आई हूँ। ऐसे घूम फिर रही थी, पता नहीं दादा अब्बा कैसे मान गए इस रिश्ते के लिए। हो जाएगी एडजस्ट, तुम फिक्र ना करो। तैयब की शादी रायना से होनी है, ना कि उसकी अम्मी बहनों से थोड़ी होनी है। और तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? तुमने वेडिंग ड्रेस ले लिया? वो तसलिया में इस लहजे में बोला। तैयारियां तो भी शुरू हुई हैं। रोज़ तो शॉपिंग पर जाती हैं, सुबह कॉलेज और शाम को उनके साथ पूरा मॉल घुमाती हैं। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है। वेडिंग ड्रेस कल ही फाइनल कर आई थी। डीप रेड कलर का लहंगा पसंद किया है मैंने, उसे बताते हुए कह रही थी। दूसरी तरफ से उसामा के होंठों पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट आ गई। तो मेरी पसंद के कलर का ड्रेस चूज़ किया है मिसेस ने, तो जिसके लिए पहनना है उसी की पसंद का होना चाहिए ना। वो भी मुस्कुराते हुए कह रही थी। धीमे धीमे रात गुजरती रही और वो झूले पर बैठी मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रही थी। ये वाला ड्रेस देखो कितना प्यारा है और कलर भी तुम पर अच्छा लगेगा, यही फाइनल कर लो। वो और रिमशा शॉपिंग पर आई थी और पिछले 1 घंटे से रिमशा उसे घुमा रही थी। उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। है तो अच्छा यार, पर देखो इसमें ज़्यादा मोटी लगूंगी ना। ड्रेस को साथ लगाते हुए उसने तायद चाही थी। माफ़ करो मुझे, अब तुमसे शादी मेरी है और तुम्हारी तैयारी तुम कर रही हो, है ना? ये चाहिए था। तुम खुद शॉपिंग छोड़ो, मेरी मदद करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद के लिए कुछ पसंद नहीं आ रहा। वो आज आ गई थी। उससे शादी भले से तुम्हारी है, मगर मैं तुम्हारी दुल्हन की इकलौती बहन हूँ। सब तुम्हारे साथ साथ मेरी तैयारियाँ भी देखेंगे। और तुम तो वैसे भी प्यारी हो, जो भी पहनो अच्छा लगता है। मुझे देख कर ख़रीदने पड़ते हैं ना कि कौन सा मुझ पर सूट करेंगे। वो तफसील से बोली थी। प्यारे होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं अपनी शॉपिंग ही ना करूं और तुम्हारे साथ ही मटर कश करती रहूं। तुम खरीदो जो खरीदना है, मैं ज्वेलरी वाली साइड पे जा रही हूँ, कहकर वो दाएं तरफ मुड़ गई। वो झुमकी देख रही थी। जब उसे अपने पीछे आहट का एहसास हुआ, पलट कर देखा तो उसे पाया। वो गहरी सांस भरकर बोली, कब तक पीछा करने का इरादा है आपका? मेरे जवाब के बाद आपको नाउम्मीद हो जाना चाहिए था, मगर सलाम है आपकी ढटाई को। क़यामत तक पीछा करने का इरादा है? आपको क्या लगता है मेरा नंबर ब्लॉक करने से कि बता देने से आपका निकाह हो चुका है? मैं पीछे हट जाऊंगा तो गलतफहमी है आपकी। वो इत्मीनान से बोला। छोड़ को सीने पर हाथ बांधते हुए उससे ज़्यादा इत्मीनान से बोली, ऐसा क्या है तुम्हारे उस शौहर के पास जो मेरे पास नहीं? गौर से देखो, मुझे उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ। वो एक आम से कैप्टन और मैं, मेरा खुद का बिजनेस है, हर लिहाज से बेहतर हूँ। बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। तुम इससे डाइवोर्स ले लो। बाजू से पकड़ के उसे सामने करते हुए ज़ोर से बोला। तड़ाक झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त में से छुड़ाते हुए उसने खींच कर थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। थप्पड़ की आवाज़ पर सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? तुम हो क्या, समझते क्या हो खुद को? सामा कर तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे आम कहने की? तुम हो आम और तुम्हारी सोच है। दोबारा मेरे सामने की आने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर गुस्से से कांपते लहजे में कहा था, फिर उसकी साइड से निकलती चली गई थी। चलने में खड़े रहने के बाद वो झटके से पलटा था। भाई की तरफ बढ़ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मूड क्यों ख़राब है? मॉल से भी तुम मुझे ज़बरदस्ती ले आई, पूछने पर भी नहीं कुछ बता रही। रिमशा उसके सामने बैठते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होना है, बस सर थोड़ा दर्द कर रहा है, इसलिए तुम्हें वापस लेकर आई। कल फिर चले जाएंगे ना? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते बोली। सच बता, इसे सर दर्द पहले तो कभी नहीं हुआ। तुम्हें फिर अचानक से? वो मशकूक नज़रों से उसे देख रही थी। अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं कुछ उठाकर तुम्हारे सर में दे मारूंगी। वो उठते हुए बोली, जा रही हूँ ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? वो बुड़बुड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अपने पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। बंद दरवाजे को देखते हुए वो सर हाथों में गिराकर सोचने लग गई थी। अब क्या चाहते हो तुम? बदला लेना चाहते हो उससे? पिछले आधे घंटे से वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो था कि ज़ख्मी शेर की तरह गुस्से से भनका रहा था। थक हार कर आकर उसने पूछ ही लिया था, हाँ चाहता हूँ बदला लेना। वहाँ मॉल में इतने लोगों के सामने उसने मुझे थप्पड़ मारा, जलील किया लोगों की नज़रों में, मेरे लिए तमसखर था। वो हंस रहे थे मुझ पर। एक लड़की से थप्पड़ खा लिया मैंने। जब ये याद आया था है ना, मेरा खून खौल उठता है। वो खौलते हुए लहजे में बोल रहा था। तुम तो मोहब्बत करते हो उससे, मोहब्बतों में बदले और रहना नहीं होती। और वैसे भी वो सही कह रही थी, उसका निकाह हो चुका है, तुझे भूल जाना चाहिए उसे, आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में। हाँ करता था मोहब्बत, मगर अब ज़िद है वो मेरी। समझती क्या है वो खुद को? उससे बदला तो लूँगा, मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा और ना उसे भूलने दूंगा। नजरें दीवार पर जमा है, वो अजीब से अंदाज में बोला। वो उसे देख कर रह गया था। उसके बचपन का दोस्त था। वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने कुछ ठान लिया तो वो करके रहेगा, चाहे उसमें खुद का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। देखते ही देखते दिन गुजर रहे थे और अब 1 हफ्ता रह गया था और अभी इतनी चीज़ें रहती थी। इस दौरान अरसलान की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। उसने सुकून का सांस लिया कि शुक्र है उसने पीछा छोड़ा। उसकी तरफ से मुतमईन होकर वो दिल से शादियों की तैयारियां कर रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी थी। ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खामा थी जो उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। शादी के हंगामे जाग उठे। रोज़ रात को ऊंची आवाज़ में डेक लगाए जाते थे, साथ में खुद की बेसुरी आवाज़ के जादू भी जगाए जाते। इस काम में सबसे आगे वलीद और फौजान होते थे। अब भी टक्कर का मुकाबला जारी था। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। फौजान ने दरमियान में आते हुए तान लगाई। रिमशा ने घूरा था, फिर जवाबी हमले के तौर पर बोली, 2 गधों की लड़ाई में परी का क्या काम है?
उसकी तान पर कहकों का एक तूफान उठ पड़ा था। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? वलीद ने ठुमका लगाते हुए उसे साइड पर किया। दोनों लड़कियों की तरह ठुमके लगा लगा कर डांस कर रहे थे। अब तैयब कुछ सुनाने आने लगा, आखिर कोई दुल्हा है। फुसान ने बावाज बुलंद कहा था। बाकी सबने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। इधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी, इधर हमारा जनाजा उठेगा। तैयब की आवाज़ पर सबने उसी तरफ घूर कर देखा था। बस फैला दी ना मनहूसियत, इधर कोई नहीं मैयत पड़ी जिसकी जो तुम ये रोना धोना मचा रहे हो। वलीद ने औरतों की तरह ताने देते कहा था। तो खुद ही तो कहा था कि गाना सुनाओ। तो गाना कहा था, ये नहीं कहा था बेन सुनाना शुरू कर दो। तैयब की बात पर आफाक ने तंज अंदाज में कहा था, मुझे तो यही आता है, सुनना तो सुनो, रहन दे तू अल्लाह के जानशीन, तेरी भूंडी आवाज़ सुनने से अच्छा है कि हम लोरी सुन लें। फुसान ने उसे आगे हाथ जोड़ते कहा था, दफ़ा हो जाओ, तुम लोग खुद को अली ज़फ़र समझने लगे हो, मद्रासी ना हो तो सॉरी मरासी ना हो तो। तैयब तरकते हुए बोला था, छोड़ो उसे, परी तुम भी गाना गाओ ना, सामा तो यहाँ है ही नहीं, उसकी जगह पर तुम्हें गाना गाना है। रमशा ने उससे मुखातिब होते कहा, मुझे गाने नहीं आते, मैं कोई गाना नहीं गाने वाली। परी ने भटकते हुए कहा था, ज़्यादा मासूम ना बनो, बड़ी शराफत से सुनाओ वरना। फौजान ने धमकी अमीज़ लहजे में कहा था, वरना क्या कर लोगे तुम लोग? परी ने उठते हुए कहा, और फिर वहाँ से भागी थी, मगर वो लोग उसके इरादों से पहले ही वाकिफ़ थे, इसलिए फ़ौरन पकड़ लिया और अब नारेबाजी शुरू हो रही थी। गाना गाओ, गाना गाओ। उसके गिर्द घेरा डाले वो घूमते हुए नारे लगा रहे थे। मुझे नहीं आता ना, कल सुना दूंगा, कल सुना दूंगी पक्का। वह हंसते हुए बोली, अब कल सुनाना पड़ेगा, याद रखना, फिलहाल हमारी सुरीली आवाज़ सुनो। रिमशा याद दिलाते हुए बोली, तेरे घर आया मैं तुझको आया लेने। अच्छा, ये गाना हम आगे करेंगे। बेसुरों की तरह उसके गिर्द घूमते हुए वो लोग गाना गा रहे थे। परी इनके दरमियान खड़ी बेतहाशा हंस रही थी। घर इनकी आवाज़ों से गूंज रहा था। अपने कमरे के दरवाजे में खड़े दादाजी ने मंजर नम आंखों से मुस्कुराते होंठों से देखा था। बेसाख तो उनके दिल से रौनक हमेशा कायम रहने की दुआ निकली। अम्मी, मेरा जाना ज़रूरी है, वरना मैं बिल्कुल ना चाहती। उन्हें मनाने के लिए वो लजादत से बोली थी। क्या ज़रूरी है परी? तुम्हारी शादी में एक दिन रह गया और तुम्हें कॉलेज जाना है, ये भी कोई बात हुई भला? मैं नहीं दे रही इजाज़त, सामे बेगम चूल्हा बंद करते हुए सख्ती से बोली थी। मेरी प्यारी अम्मी, मान जाए ना। उनके गले में बाहें डालते हुए उसने लाड से कहा, जिद कर मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तुम जब कह दिया था कि नहीं जाना तो फिर नहीं जाना, अपने कमरे में जाओ, मुझे और भी काम है। उनके लहजे में तहक्कुम था, वो कुछ और भी सुनने के मुड़ में लग रही थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते की छुट्टियाँ ली हैं मैंने, जो कि कल से शुरू हो रही हैं। आपने इजाज़त नहीं देनी थी, इसीलिए मैं पहले ही दादा से पूछाई थी। अब मैं जा रही हूँ। वली जाते हुए मुझे छोड़ देगा, आते हुए कैब ले लूँगी। वो तसल्ली सुने बताकर भागी थी। परी रुको, मेरी बात सुनो। परी वो चलाते हुए उसके पीछे भागी थी, मगर वो पहले ही हॉल से निकल चुकी। ये लड़की भी किसी की नहीं सुनती। बुड़बुड़ाते हुए वो दोबारा किसी की तरफ बढ़ गई थी। मॉम, मेरे इस जोड़े के साथ मैचिंग की चप्पल नहीं मिल रही, आप मेरे साथ चलें या फिर मैं परी को लेकर जाऊं? रिमशा शर्ट उठाए कमरे से बाहर निकली थी। कोई ज़रूरत नहीं है परी को साथ ले जाने की, परसों उसकी शादी और आज वो तुम्हारे साथ शॉपिंग मॉल्स की खाक छानेगी। साथिया बेगम ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़रें हाथ में पकड़े मैगज़ीन पर जमा दी थी। तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ जाएंगी? चलें फिर जल्दी से। वापसी पर मुझे परी से मिलने जाना है। वो तेज़ी से बोलते हुए दोबारा कमरे की तरफ बढ़ी। फुसान आता है तो उसके साथ चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी लंच भी तैयार करना है। वो मैगज़ीन में गुम थी। मुझे नहीं जाना उसके साथ, इतनी जल्दी मजा आता है, फिर उसे खाना भी खिलाना पड़ता है। मैं परी को साथ ही ले जाती हूँ, अभी 2 दिन ही है शादी में। उसके लहजे में झुंझुलाहट थी। जाना मत तो फुसान के साथ चली जाना, ये परी से थोड़ा दूर रहा करो। तुम कितनी दफ़ा समझाऊँ तुम्हें? वो उसे डांटते हुए बोली थी, आपको मसला क्या है परी के साथ? सबके सामने आप उससे इतने प्यार से बात करती, मगर बाद में आपकी ज़ुबान में उसके खिलाफ तलखी आ जाती है। ऐसे क्यों है? वो हैरानगी से पलटी थी। समझ आओगी बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ कि उससे दूर रहा करो। वो उसे समझाते हुए बोली थी। मुझे तो उससे दूर रहने में कोई भलाई नज़र नहीं आ रही, कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बेवकूफ़, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक उसे समझ नहीं आनी। वो बुड़बुड़ाते हुए दोबारा मैगज़ीन बचा होगी थी। कॉलेज से बाहर निकलते ही उसने सुकून का सांस लिया। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी, लोग भी कम थे, ऐसे में टैक्सी का मिलना मुश्किल था। ये सोचते हुए वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ी। हर तरफ कहूँ का आलम था। उस गर्मी में कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था और वो एक थी जो सड़कों की खाक छान रही थी। उसने माथे पर आया पसीना साफ किया, नज़र इधर उधर दौड़ाई। दूर दूर तक टैक्सी तो क्या, किसी भी गाड़ी का नामो निशान नहीं था। चंद में रुककर उसने अपनी सांस दुरुस्त की और फिर दोबारा चलना शुरू किया। अभी उसे चलती थोड़ी देरी हुई थी जब कोई गाड़ी झटके से उसके पास रुकी। उसके संभले से कोई गाड़ी से निकला और क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। चंद लम्हों में ही वो होशोगर्द से बेगाना हो चुकी थी। होश आने पर उसने खुद को बंधा हुआ पाया। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था ताकि वो शोर न मचा सके। उसने इतनी नजर दौड़ाई। नॉर्मल से साजो सामान से सजा कमरा था जिसके दरमियान में वो कुर्सी पर बांधी गई थी। उसने हाथ खोलने की कोशिश की मगर नाकाम हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कौन था जिसने उसे अगवा किया था? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। वो यही सोच रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और आने वाले को देखकर उसे समझ आ गई थी कि उससे अगवा करने वाला कौन था। वो शख्स चलते चलते उस तक आया और उसके मुँह से कपड़ा खोल दिया। उसने चंद गहरे गहरे सांस लेकर अपनी सांस बहाल की थी, फिर चीखते हुए बोली थी, क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ पर? पीछा छोड़ क्यों नहीं देते मेरा? इतनी भोली ना बनो कि तुम्हें मालूम नहीं कि क्यों लाए हो और कहाँ था पीछा छोड़ने की बात। और जहाँ तक बात है पीछा छोड़ने की, तो बताया तो था कि क़यामत तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
वो आयन उसके सामने खड़े होते बोला था, तुम घटिया हो मुझे मालूम था, पर इतने ज़्यादा हो उसका अंदाज़ा नहीं था। उसने गुस्से से कहा, चलो अब तो पता चल गया है ना, मगर मुझे इस घटियापन पर मजबूर भी तुम नहीं किया है। अगर तुम मेरी बात मान लेती और मुझे लोगों के सामने जलील ना करती तो मैं तुम्हारे साथ ये ना करता। वो इत्मीनान से बोला था, मैंने बताया था तुम्हें कि मैं किसी के निकाह में हूँ, शादी है परसों मेरी, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? उसके लहजे में बेबसी थी। निकाह ख़त्म हो सकता है, तलाक हो सकती है, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आता? वो उसके चेहरे के पास झुकते हुए बोला, नहीं हो सकता ख़त्म, मैं मोहब्बत करती हूँ सामा से, कैसे छोड़ सकती हूँ उसे? वो रोती थी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम चाहिए हो हर हाल में। उसने चिल्लाते हुए कहा था, मेरी शादी होने वाली है, मुझे जाने दो प्लीज़। वो उसके आगे गिड़गिड़ाई थी, नहीं होगी शादी, कोई भी शरीफ इंसान एक रात घर से बाहर गुजारने वाली लड़की से शादी नहीं करेगा। और बिलफर्ज अगर उसामा मान भी गया तो उसकी फैमिली माशरा उसे कदम उठाने की इजाज़त नहीं देगा। इससे पहले वो तुम्हें छोड़े तो मुझे छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। उसके लहजे में बेरहमी ही बेरहमी थी। अगर मेरी शादी उसामा से ना भी हुई तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हो, तब भी नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। सुना तुमने? उसने चिल्लाते हुए कहा, अभी तो तुम आराम करो, रात में मुलाकात होती है तुमसे। कहते हुए वो दोबारा चला गया तो उसके चिल्लाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि वो घर वालों की परेशानी का सोच सोच कर रोए चली जा रही थी। जब माँ मना करती है किसी काम से औलाद को मान जाना चाहिए। माँ बाप कोई भी किसी काम से मना करे ना तो मान जाना चाहिए। माँ बच्चे आखिर तक चिल्लाती रही, नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। जब बच्चे ऐसे ही ज़िद करते हैं ना तो उनके साथ फिर ऐसे ही होता है। छोटा सा ट्रेलर है, देख लें। तो इसीलिए जब भी ऐसा होता है ना कि आप लोग को दिल किसी काम को करने के लिए उकसा रहा हो, मतलब माँ बाप मना कर रहे हो लेकिन आप ढीठ बनकर वो एक काम करने की ज़िद करें और ज़बरदस्ती माँ बाप के इनकार के बावजूद आप वो काम करने जाएं, तो कोशिश करें कि ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि उसका हम पर नेगेटिव असर पड़ता है। आफाक जाओ, परी को कॉलेज से लेकर आओ, आधे घंटे का कहकर गई थी और अब 4 घंटे होने को आए हैं, कॉल भी अटेंड नहीं कर रही, मेरा दिल परेशान हो रहा है, जाकर उसे लेकर आओ। सामे बेगम उसे उठाते हुए परेशानी से बोली थी, आ जाएगी अम्मी, वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो आप परेशान हो रही हैं। वो बेफिक्री से बोलते हुए टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिक्र की बात है ना, परसों शादी है उसकी, अगर कोई ऊँच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? एक वो ज़िद करके चली गई, अब तुम नहीं जा रहे उसे लेने, परेशानी से कहते हुए आखिर में उन्होंने उसे घूरा था। जाता हूँ अम्मी, अगर आधे घंटे तक ना आई तो चला जाऊँगा लेने। इत्मीनान से कहते हुए उसने चैनल चेंज करने शुरू कर दिए थे। अच्छा, ये रिपीट एपिसोड है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब्बा जी, परी अभी तक घर नहीं आए, आप किसी को भेज कर ले आए ना? सामे बेगम ने रियाज साहब को परेशानी से बताया, सुनकर वो बेफिक्रमंद हो गए थे, मगर खास जाहिर नहीं होने दिया। आ जाएगी, अभी तो उसके कॉलेज टाइमिंग भी ख़त्म नहीं हुई, तुम वैसे ही परेशान हो रही हो, थोड़ी देर देख लेते हैं, कह तो उन्होंने दिया था, पर दिल की बेचैनी कम नहीं हुई थी। जाने के इतना टाइम गुजर चुका है, उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे सदियाँ बीत गई हों। पता नहीं अमीर बाकी सब कैसे होंगे, मेरे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। सर को चुका है, वो अपनी सोचों में गुम थी। जब दोबारा दरवाज़ा खोला था उसने देखने की कोशिश नहीं की थी, उसे मालूम था कि आने वाला कौन हो सकता है। कुछ चाहिए है बताओ? उसके सामने खड़ा था। हाँ चाहिए, दोगे? सर उठाकर सवाली नज़रों से देखते पूछे, क्या? आज़ादी चाहिए मुझे तुम्हारी इस कैद से। तुमसे चिल्लाते हुए उसने हाथ खोलने की कोशिश की, मगर बेसुध। मुमकिन नहीं है, सॉरी। रुख मोड़ते हुए बेरुखी से जवाब दिया गया, क्यों? मुझे मोहब्बत है तुमसे, मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। मैंने भी पता है, मुझे नफ़रत है तुमसे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी नफ़रत की कोई अहमियत नहीं है, रहना है मुझे तुम्हें फिर भी मेरे साथ ही है। अपनी मर्ज़ी से रहो या फिर ज़बरदस्ती करनी पड़े मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोहब्बत करते हो ना, तो ये कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझे रुस्वा कर रहे हो? ऐसी मोहब्बत नहीं की जाती। तुम्हें तो शायद मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। वो चिल्लाई थी, हाँ नहीं जानता मतलब, तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ मेरे साथ रहो, मुझे मोहब्बत का मतलब सिखा दो। उसके लहजे में इत्मीनान था। मुझे जाने दो प्लीज़, मेरी फैमिली परेशान हो रही होगी। कैसे जाने दूँ? अगर तुम्हें जाने दिया तो मेरा दिल सारी उम्र के लिए परेशान रहेगा। तुम्हें उसकी परवाह नहीं? हाँ नहीं है परवाह। तुम्हें है मेरी मोहब्बत की परवाह? मोहब्बत के दावेदार हो। मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। फिर तुम कैसी मोहब्बत करते हो? तुम दे दो कुर्बानी, अपनी फैमिली से प्यार करती हो तो सामा को छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो। पंजों के बल ज़मीन पर उसके सामने बैठते हुए उसने ऑफ़र की थी, ये ज़िंदगी है, कोई गेम शो नहीं कि ये करोगे तो ये मिलेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। वो मैंने तमीज़ लहजे में बोली थी। मेरी भी ज़िंदगी है ये, ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी से मोहब्बत हुई है, खोने का हौसला नहीं है, तुम खुद गर्ज कह लो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं सामा से मोहब्बत करती हूँ। अगर उसे छोड़ भी दिया तब भी मुझे से मोहब्बत रहेगी। मुझे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए मुझे जाने दो।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी नफ़रतों से एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, तब तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होऊंगा। वो वसूख से बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। वो चिल्लाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सोचो अगर तुम रात को घर से बाहर रही तो माशरा तुम्हारी फैमिली के साथ क्या सलूक करेगा। माशरे को छोड़ो, सामा और उसकी फैमिली वो क्या करेंगी। उसामा ऐसी लड़की से शादी कर लेगा। सोचो इस बारे में। तुम डरा रहे हो मुझे। डरा नहीं रहा, आने वाले वक्त से आगाह कर रहा हूँ। आगे फैसला तुम्हारा है। कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूँ तो उसका लहजा सवालिया था। तो फिर ज़िल्लत के उस गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो जाना, जिसमें से उठाने और बाहर निकालने के लिए तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा। और इस गड्ढे में तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारा पूरा ख़ानदान गिरेगा। सुनने में आया है तुम्हारे भाई की शादी भी तुम्हारे साथ होनी है। अब तुम्हारे साथ इतना सब होगा तो उसकी ज़िंदगी भी मुतासिर होगी। इस बेचारे को भी अपनी मोहब्बत से हाथ धोना पड़ेगा। एक तुम्हारी वजह से कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी। तुम्हारी फैमिली में दरार पड़ जाएगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सफाकियत से कहते हुए वो दरवाजे के जाने पड़ा। तो मेरे उसामा से तलाक लेने से भी दरार पड़ेगी, मेरी फैमिली का शिराजा बिखर जाएगा और ये सब तुम्हारी वजह से होगा। तुम बहुत घटिया हो अरसलान, तुम सारी ज़िंदगी मेरी नफ़रत चाहोगे, तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी नसीब नहीं होगी। फूट फूट कर रोते हुए वो चिल्लाई थी। मुझे मंजूर है कहकर वो बाहर निकल गया था। तुम्हें याद है ना कि क्या करना है। इस घर के सामने गाड़ी रोकते हुए उसने पूछा। हाँ याद है, तुम्हें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। तलख लहजे में कहकर वो गाड़ी से उतर गई। घर के अंदर जाने तक वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। गेट से अंदर दाखिल होते एक आंसू उसकी आंख से टपका था। कोई देख न ले इसीलिए जल्दी से चेहरा थपथपा कर अंदर की जानी पड़ी। इस तक शाम की 4 बज रहे थे। वो 9 बजे से गायब थी और अपनी गुमशुदगी का कोई ना कोई बहाना उसे घर ना था। यही सोचते जब वो हॉल में दाखिल हुई तो सबको अपना मुंतज़र पाए। रमशा और फौजान भी इधर ही थे। सामने बेगम की नज़र जैसी उस पर पड़ी, तीर की तरह तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी। कहाँ थी तुम? आधे घंटे का कहकर गई थी ना, और अब 7 घंटे होने को आए हैं। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितनी परेशान थी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। एक दोस्त की तरफ चली गई थी, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला और अभी तक इतनी देर भी नहीं हुई जो आप परेशान होने लगी हैं। उसने मुतमिन नजर आने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, मेरे लिए थी। तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। मेरा दिल अंदेशों में घिर गया था। आप खामखा परेशान हो रही थी। मेरी क्लास लेट ख़त्म हुई थी। फिर दोस्त के साथ पर उसके घर गार्ड देने चली गई। मोबाइल पर्स में था, देखा नहीं किसकी कॉल आ रही है। और कुछ कहकर वो कमरे की जाने पड़ी। इसके लहजे ने एक लम्हे को सबको चौंका दिया, फिर वहीं वहम समझ कर इग्नोर कर दिया। और ये आए किसके साथ हो तुम? सादिया बेगम चुपते हुए लहजे में पूछ रही थी। वो एक लम्हे को सटपटाए मगर दूसरे ही लम्हे गुस्से से बोली, दोस्त का भाई था, इससे क्रश होता है तो ट्रांसपोर्ट का मिलना मुश्किल था, इसलिए वो छोड़ने आ गया। कुछ गलत किया क्या मैंने? इजाज़त लेने आता पहले आपसे, फिर छोड़ने आता। ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? उसी लहजे में जिसमें आपने पूछा था, कहकर वो चली गई। आपने देखा अब्बा जी उसने किस लहजे में बात की है मुझसे? वो हकीकतन शौक में थी। आज तक परी ने इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। फिर आज क्या हुआ था? थकी हुई आई है और तुमने आते ही बहस शुरू कर दी। और अभी इसने कुछ नहीं कहा। उसने वो बर्दबारी से बोले, मैं भी किससे कह रही हूँ, आज तक आपने उसकी कोई गलती तस्लीम की है जो आज करेंगे? वो गुस्से से बोली उनके लहजे पर। उन्होंने चौंक कर देखा था उसे। कमरे में दाखिल होते उसके आंसू निकल आए। उसकी बर्दाश्त बस यहाँ तक ही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोई। उसने क्या करते अपने दिल की दुनिया को अपने हाथों से बर्बाद करने जा रही थी। वो इतनी कमज़ोर क्यों पड़ गई थी? वो उसकी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी में ये तूफ़ान क्यों आया? मंजिल के इतने पास आकर भी क्या वो तही दामन रहने वाली थी? कैसे अपने दिल पर पाँव रखने चली थी? वो सोच कर उसका दिल बंद हो रहा था। घुटी घुटी चीखें कमरे में फैल रही थी। इज़्ज़त के खौफ ने मोहब्बत हरा दी थी। परी का ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके साथ गई थी? वो हमें कभी बताया तो नहीं। उसने लॉन में बैठते वो दोनों चाय पी रहे थे जब ही रमशा ने पूछा, होते हैं कई दोस्त कॉलेज लाइफ में, अब क्या सबके बारे में तुम्हें बताएं? फ़ौज़ान ने चुस्कियाँ लेते कहा था, जिक्र तो करती ना, और मुझे तो नॉर्मल भी नहीं लग रही। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें भी सुर्ख थीं। तुमने नोट किया? वो पुरसोच लहजे में दोबारा बोली, नहीं मैंने नहीं नोट किया, क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे इतनी जासूसी की आदत नहीं। वैसे एक मशवरा दूँ, तुम सीक्रेट एजेंसी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? जासूसी तो तुम वैसे भी बहुत अच्छी कर लेती हो। जासूसी नहीं कर रही, बस कज़न है हमारी, तो उसके लिए जानना चाह रही हूँ कि क्या उसे परेशान कर रहा है। वो ज़रूर गुस्से से बोली थी। बंदे के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, अब हर चीज़ तो नहीं बता सकती तुम्हें, और अगर उसे ज़रूरी लगा बताना तो बता देगी। तो मॉम की तरह टो लेना छोड़ दो। वो एक नए लहजे में कहता उठ गया था जब वहाँ से, जबकि वो वहीं बैठी कुछ सोच रही थी। उसने डिनर भी नहीं किया था। हमारे कमरे का दरवाज़ा बंद किए वो मुसलसल रो रही थी, मगर आंसू थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। 2 दफ़ा सामे बेगम आ चुकी मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। फ़ोन मुसलसल बज रहा था मगर उसका कॉल अटेंड करने का हौसला नहीं हो रहा था। जब दूसरी तरफ से भी हिम्मत नहीं हारी गई तो उसने कॉल अटेंड कर ली। हेलो परी, तुम सुन रही हो मुझे? हेलो। जब वो कुछ ना बोली तो दूसरी तरफ से पूछा क्या था, तुम कॉल पिक नहीं कर रही थी, कुछ हुआ है क्या? उसामा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। न जाने कितने आंसू लड़क पर गालों पर लड़क आए। आवाज़ की कपकपाहट पर काबू पाते हुए वो आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं हुआ, वॉशरूम में थी इसीलिए देखा नहीं। वो जानती थी कि वो परेशान हो रहा होगा, इसलिए उसकी परेशानी दूर करनी चाहिए, जबकि वो उसकी आवाज़ के भारीपन पर ही टिटक गया था। तुम रोई हो?
मैं क्यों रोऊंगी भला, उसका दिल चाहा उसे सब कुछ बता दे, मगर दिल की हर तो नहीं सुननी जा सकती ना। तो फिर आवाज़ क्यों इतनी बोझल हो रही है, किसी ने कुछ कहा या मुझसे नाराज़ हो? वो बेचैनी से पूछा था। तुमसे नाराज़ नहीं हो और ना ही किसी ने कुछ कहा है। तो है मुझे तो इसलिए ऐसी आवाज़ लग रही है। मेरी संदीप, तुमने डॉक्टर के पास जाना था ना? उसके लहजे में उसके लिए परेशानी थी। अगर वो सब कुछ बता दे, अपना फ़ैसला बता दे, तो क्या तब भी उसके लहजे में मेरे लिए इतनी ही फ़िक्र होगी? और अगर उसने मुँह मोड़ लिया मुझसे तो फिर सोच कर उसका दिल काँप उठा था। बताने का इरादा खुद ही मुलतवी हो गया था। इसको बता देना चाहिए था। हेलो, कहाँ चली गई हो परी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सामा की आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाई। वो बेसाख्ता गड़बड़ाई। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। वो पक्का ना? उसने यकीन दहानी चाही थी। हाँ ना, पक्का ठीक हूँ। अब तुम पहले से तुम कैसे हो और कल आ जाओगे ना? वो उसे मुतमिन करते बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, पर यहाँ के हालात ठीक नहीं है। आजकल एक लड़का शहीद हो गया, अपने घर का वाहिद कमाने वाला था। 3 बहनें उसकी सहारे थीं और अब बेसहारा हो गई हैं। सिर्फ मातम बिछा हुआ उनके घर। उसकी अम्मी की हालत भी ख़राब है। सब कुछ मेरा दिल बोझल कर रहा है। बोलते बोलते उसके लहजे में बोझलपन आ गया। उसका ध्यान उसकी बातों की तरफ नहीं था। वो तो कुछ और सोच रही थी, इसीलिए कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी पर उसने पूछा, हेलो, कुछ कहोगी नहीं? हाँ क्या कहूँ? उसकी गायब दिमागी महसूस करके वो भी खामोश हो गया था। तो कुछ देर बाद बोला, तुम आराम करो, मैं फिर कॉल करूँगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। धीमे से कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया और लेट कर आंखें बंद कर लीं। उसामा से बात करके उसका दिल मज़ीद बोझल हो गया। वो नहीं चाहती थी कि सुबह एक नई खबर उसकी मुंतज़िर होगी। कहीं उसामा नहीं। रात के किसी पहर आज़म साहब की आंख प्यास लगने की वजह से खुली तो रुकैया बेगम को जागता पाए सोए नहीं अभी तुम? उन्होंने हैरानी से पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही, अजीब सी बेचैनी हो रही है, दिल घबरा रहा है। उन्होंने आज जवाब दिया। कैसी बेचैनी? ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं? वो परेशानी से पूछ रहे थे। नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है, वैसे भी अभी सो जाऊँगी। आप क्यों जाग रहे हैं? मुझे तो प्यास लगी थी इसलिए आँख खुल गई, अभी सो जाऊँगा। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो बताना मुझे। कहते हुए उन्होंने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया। सो जाएं आप, मेरी तबीयत ठीक है। वो लेटते हुए बोली। करवटें बदलती रही मगर नींद नहीं थी आ रही और बेचैनी में भी इजाफा हो रहा था। अजीब सी जगह थी, हर तरफ धुंध छाई हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनका दिल घबराने लगा। अचानक इस धुंध में उसामा का चेहरा दिखाई दिया था उन्हें। वो तेज़ी से इसकी जाने बढ़े मगर उन्हें रुक जाना पड़ा। धुंध का रंग तब्दील होने लगा। अचानक से इसमें सुर्खी घुलने लगी थी। आसमान से सुर्ख रंग की बर्फ़ गिरने लगी। यूँ लग रहा था जैसे खून हो। उन्होंने उसामा को देखा। आसमान से गिरती बर्फ़ उसे भी सुर्खी जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख रंग में गुम होता जा रहा था। वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़े। उसामा, मेरे बच्चे। मगर वो जितना आगे जाते बर्फ़ की तह उतने ही उसे पीछे धकेल रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर उसामा को पुकार रहे थे जो उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। अचानक उसकी आवाज़ उनके कानों में गूंजी थी। परी का ख्याल रखिएगा दादाजी। सुर्ख बर्फ़ ने उसका चेहरा भी निकल लिया था। अब वहाँ सिवाय सुर्खी के कुछ नहीं था। वो चिल्लाकर भागे थे। उसामा पुकारते हुए वो बेड पर उठ बैठे थे। उनका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। क्या वो ख्वाब देख रहे थे? इतना भयानक ख्वाब सोचकर बेसाख्ता वो थथरा उठे। उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। शुक्र है ये सिर्फ एक ख्वाब था, हर ख्वाब सच थोड़ी होते हैं। उन्होंने खुद को तसल्ली दी, अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, मेरे और उसामा की हिफाजत करना मेरे रब। उनके रवा रवा से दिल की दुआ की। बेड से उठते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़े थे। उन्हें तहज्जुद पढ़नी थी, इस ख्वाब के सच न होने की दुआ करनी थी। पता नहीं वो लोग जो दिल के करीब होते हैं उन पर जब भी कोई मुसीबत आए तो दिल को खबर क्यों हो जाती है, जाने कैसे। उसकी आंख दरवाजे की थरथराहट पर खुली थी। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई थी। रब, उसने घड़ी की जानिब देखा। 8 बज रहे थे। मोबाइल उठाया तो अरसलान का मैसेज आया हुआ था। भूलना मत कि तुम्हें क्या करना, अपना वादा याद रखना वरना मैं भी भूल जाऊँगा। पढ़कर उसने मोबाइल गुस्से से बेड पर फेंक दिया और उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी। दरवाज़ा खोलते उसे वली का चेहरा नजर आया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो उसे देखकर ठिठक गई। उसने दिल ने बेसाख्ता किसी अनहोनी की खबर दी। कि क्या हुआ है वली, तुम रो रहे हो? अंदेशों में घिरते हुए उसने इस्तफसार किया। चलो, दादा बुला रहे हैं तुम्हें। बोझल लहजे में कहते उसने आंखों की नमी छुपाई थी। परी ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या हुआ उसामा, ठीक है ना? नहीं, उसामा हमें छोड़कर चला गया परी। वो रो दिया था। उसकी जवाब ने उसकी जान निकाल दी थी। वो बेसाख्ता ज़मीन पर बैठ गई। तुम मजाक कर रहे हो ना? ऐसे मजाक नहीं पसंद मुझे। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। वो जानती थी अभी वो हंसते हुए कहेगा मैं मजाक कर रहा था। फिर कहीं से सब हंसते हुए सामने आ जाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ परी। उसके साथ ज़मीन पर बैठते हुए उसने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी उससे। वो कह रहा था। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। वो कह रहा था वो मुझसे बात करेगा। उसने कॉल करनी है कल। हमारी शादी है, उसने आना है। उसने आना था। वो झूठ बोल रहा है ना? वो चिल्लाई थी। यार सीन पढ़ के तो मुझे भी रोना आ रहा है। परी
परी अपने साथ लगाते हुए उसने उसे सहारा दिया था। उसे सब झूठ लग रहा था, पर अगर झूठ था तो वो रो क्यों रहा था? उसका दिल नहीं मान रहा था। उससे कभी बात करनी थी उससे, और ये सब क्या हो गया? वो चिल्ला चिल्ला कर रोती। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब वहाँ गए थे। उसके रोने की दरकीर आवाज़ ने सबके कलेजे चीर दिए। सामे बेगम ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा दिया। उनके खुद के आंसू बेकाबू होकर बह चले जा रहे थे। पढ़ने के हस्बैंड की डेथ हो गई है। कॉल अटेंड करते सुफियान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। क्या? कैसे? इसे हकीकतन शौक लगा था। कल रात सर में गोली लगने से शहादत हुई है। परी कैसी है अब? और उसके घर वाले? उसकी हालत का सोचकर ही वो बेचैन हो उठा था। वो तो सामा से इतनी मोहब्बत करती थी, उसकी शहादत की खबर ने उसकी क्या हालत की होगी? मुझे नहीं मालूम, मुझे तभी खबर मिली है। मालूम करता हूँ फिर तुझे बताता हूँ, कहकर उसने कॉल बंद कर दी, जबकि वो अभी तक शौक में था। ठीक है, वो उसे अपना रकीब समझता था, पर उसने कभी नहीं चाहा था कि वो मर जाए। वो उसे परी से दूर ज़रूर करना चाहता था, मगर ऐसे नहीं। उसकी मौत का सुनकर उसे दुख हुआ था। यार मतलब उसामा के कैरेक्टर के साथ, मतलब स्टार्ट ही नॉवल उसामा के कैरेक्टर से हुआ था, और उसके साथ का बॉन्ड मीन्स के इतने अच्छे तरीके से उसने अपनी फैमिली को हैंडल कर रहा था, और उसी की डेथ का सुनकर दिल को धक लगा। हॉस्पिटल के ठंडे कॉरिडोर में वो पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। परी के अचानक बेहोश हो जाने की वजह से वो सब घर घबरा उठे थे और उसे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल भागे। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। उसकी कंडीशन सीरियस थी। बाकी सब घर वाले चले गए। रुकैया ताई की हालत बहुत ख़राब थी, बार बार बेहोश हो रही थी। उसामा की बॉडी आ गई थी, तब से वो मुसलसल बेहोश थी। वो कॉल कर करके वहाँ की भी खबर ले रहा था। सब इतना अचानक हुआ था कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। और उसामा, उसके बारे में सोचकर उसका दिल दुख से भर गया था। परी के नर्वस ब्रेकडाउन की खबर सुनते ही वो भागा भागा वापस आया था। उसे भूल गया था कि मीटिंग ना होने की वजह से उसे कितना लॉस होगा। पाकिस्तान वापस आते ही वो सीधा हॉस्पिटल आया था। कॉरिडोर में दाखिल होते ही उसके परी के फैमिली मेम्बर्स नजर आए। वो भागता हुआ उनकी जाने बढ़ा। परी कैसी है अब? उसने बेचैनी से पूछा। उसकी आवाज़ पर सबने उसे देखा। तुम कौन हो? तैयब ने उसे देखते हुए पूछा। मैं। वो सोच में पड़ गया था कि उन्हें क्या बताया कि वो कौन है। अगर सच बताता तो परी मुश्किल में पड़ सकती थी और वो उसे परी से मिलने भी ना देते। उसके चेहरे पर सोच कर परछाइयाँ देखकर रियाज साहब बोले, कौन है बरखुरदार, और परी को कैसे जानते हो? उनके चेहरे की तरफ देखते ही वो इजाज़त तलब लहजे में बोला, दादाजी मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गए थे। उसने उनकी तकलीद की थी, जबकि वो वहीं खड़े उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। कहो। हॉस्पिटल के बाहर खड़े वो उससे पूछ रहे थे। एक नज़र उन्हें देखने के बाद उसने सर झुका लिया था। फिर आहिस्ता आवाज़ मैंने सब बता दिया। वो खामोशी से उससे सुन रहे थे। जब वो सब बता चुका तो पूछा, आप क्या चाहते हो तुम? उनके लहजे में गुस्सा नहीं था। आप यकीन करें, मैं सब नहीं चाहता था। मैं परी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस उसे पाना चाहता था। उसे आपकी फैमिली को नुकसान पहुँचाना मेरे इरादों में शामिल नहीं था, और ना है। वो सफाई देते वो बोला, जानता हूँ, पर जो तुमने किया वो गलत था। गहरी सांस भरते हुए आहिस्ता से बोले, मैं मानता हूँ आप चाहें तो मुझे सज़ा दे लें, मगर परी से एक दफ़ा मिलने थे मुझे। उसके लहजे में लजाजत थी। वो कुछ नहीं बोले थे, बस खामोशी से खड़े कुछ सोच रहे थे। भाभी कुछ खा लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया। और सादिया रुकैया के सामने खाना रखते हुए बोली थी। उन्होंने खामोशी से उन्हें देखा था, बस कोई लफ्ज़ कोई बात उनके मुंह से नहीं निकली थी। कल से उनकी यही हालत थी। उसामा को पूरे एहसास के साथ सुपर्द-ए-खाक कर दिया गया था। उसका जनाजा उठते वक्त वो बेहोश हुई थी, और होश में आने के बाद से अब तक कुछ भी नहीं बोली थी, बस खलाओं में घूरती रहती थीं। उनकी हालत से सभी परेशान थे। परी की हालत भी सही नहीं थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर्स ने उसकी मुसलसल बेहोशी को एक ख़तरनाक बताया था। उनका एक मुश्किल वक्त चल रहा था। सबकी आंखें नम रहती थी। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के चक्कर लग रहे थे। तैयब और रफ़ाक मुस्तकिल हॉस्पिटल में ही थे। आज मेरी बेटी की शादी, उसे दूल्हा बनना है। सादिया देखो वो आ गया है, उससे कहो मुझे भी तैयार होने दे। तुम भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, रात बारात लेकर जानी है। चलो जल्दी करो, देर हो जाएगी। वो बेरफ्तगी से कहते हुए तेज़ी से बेड से उठी थी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। सादिया बेगम अपने आंसू पर काबू पाते हुए उन्हें संभालने लगी। वो आया था भाभी और चला भी गया। आपको सामा चला गया भाभी? वो रो दी थी। क्या कह रही हो तुम सादिया? मेरा बेटा मुझे मिले बिना कभी नहीं गया, और आज तो उसकी शादी है, आज क्यों चाहेगा मेरे बिना? वो बुड़बुड़ा रही थी, फिर चला कर रोने लगी थी। मेरा उसामा, मेरा बच्चा, मुझे मेरे उसामा के पास जाना है। उसामा मेरे जिगर के टुकड़े, मुझे छोड़कर क्यों चले गए उसामा? उनकी हालत ने दरवाजे में खड़ी रिमशा की आंखें नम कर दी थीं। नम आंखों से उन्हें देखते हुए वो सोच रही थी कि लोग क्यों कहते हैं कि क्या करती है आर्मी हमारे लिए, आकर देखें कि क्या करती है वो हमारे लिए। और जो कहते हैं ना कि वो पैसे लेते हैं, आए हैं और ले जाएं, वो पैसे जो उन्हें मिलते हैं और कुर्बान कर दें अपनी जान इस मुल्क के लिए, अगर इनमें हिम्मत है तो। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो पैसों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। पैसे तो दूर, अगर दुनिया पूरी भी दे देना
तो कोई भी अपनी जान नहीं देगा। ये जज्बा सिर्फ वतन से मोहब्बत करने वालों में होता है, जो बिला मुआवजा अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। बाकी बातें करने वाले पैसों के लिए दूसरों की जान तो ले सकते हैं, मगर खुद की जान नहीं दे सकते। अब अजी आज़म साहब कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें खिड़की के सामने खड़ा देखा, मगर वो मुतवज्जा नहीं हुए थे। उन्होंने जाकर उनके कंधे पर हाथ तक हिलाया तो वो चौंके। हाँ, आंसू उनके बूढ़े झुर्रियों में भरे गालों पर बह रहे थे। उन्हें देखकर आज़म साहब भी रंजीदा हो गए थे। परेशान ना हुआ अब्बा जी, अल्लाह की चीज़ थी, उसने ले ली, वही हमारे दिलों को सब्र भी देगा। सब करते करते भी आंसू बह निकले। कैसे परेशान ना हो, रुकैया परी की हालत देखता हूँ तो कलेजा मुँह को आता। और उसामा, वो तो मेरे दिल का टुकड़ा था, तुम सबसे ज़्यादा प्यारा था मुझे, वो अभी तो मेरे जाने की उम्र थी, वो क्यों चला गया मुझे छोड़कर। आप ही तो कहते हैं कि शहीद की मौत पर रोते नहीं सब्र करते हैं। सबको सब्र आ जाएगा, बस आप यकीन रखें कि वो यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर पुरसुकून है। उसके लिए दुआ करें अब्बा जी। मेरी परी का क्या होगा आज़म, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसामा मुझ पर छोड़ कर गया है। पता नहीं मैं ये जिम्मेदारी निभा भी पाऊँगा या नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो परी का ख्याल तुम रखोगे आज़म, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। वो तड़प उठे थे। अभी तो बेटे की मौत का गम बर्दाश्त कर रहे थे, अब बाप। तुम जाओ आज़म, रुकैया का ख्याल रखो, जाओ। वो दोबारा रुक मुड़ कर खड़े हो गए थे। आज़म साहब खामोशी से बाहर चले गए। कैसी हो तुम परी, उसके सराहने खड़ा वो पूछ रहा था। उसकी हालत देखकर एक लम्हे को उसे धचका लगा। 2 दिन में ही वो सदियों की बीमार लग रही थी। परी, वो कुछ नहीं बोली थी। उसामा से इतनी मोहब्बत करती हो कि वो नहीं रहा तो तुम्हें भी जीने की आस छोड़ दी। हाँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ उसामा से, मगर तुम हमारे दरमियान आ गए, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया है। तुम इस सब के पीछे हो, अब खुश हो ना। उसामा का नाम सुनते ही वो चिल्लाई थी। मैंने ऐसा नहीं चाहा था परी। हाँ रकीब, समझता था मैं उसे चाहता था कि वो हमारे दरमियान से चला जाए, पर मैंने कभी उसकी मौत नहीं मांगी थी। जाओ यहाँ से, तुमने जो चाहा वो हो गया। मुझे उसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आई, वो खुद ही मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरी जान छोड़ दो तुम। नज़रों का रुख मोड़ते हुए उसने जाने का अंदिया दिया था। परी, मैं वो कुछ कहना चाह रहा था जब उसकी बात काट कर चलाई थी। अब क्या चाहते हो, मैं भी मर जाऊँ? ऐसे न कहो, मैं चाह रहा हूँ। वो तड़प उठा था। उसके मुंह से सुनकर एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर तेज़ी से निकल गया था, जबकि उसके आंसू बेआवाज़ बह कर तकिए में जज्ब हो रहे थे। उसे घर आए 1 हफ्ता हो चुका। आहिस्ता आहिस्ता सब आमुल पर आ रहा था, मगर उस घर की वीरानियाँ वैसी की वैसी ही थीं। उसने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा, डूबते लॉन को देखा था। हर चीज़ से वीरानी और उदासी टपक रही थी। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था जब इस घर में खुशियाँ रक्स कर रही थीं। हर तरफ कह के तरफ सब एक दूसरे से नज़र चुराते घूमते थे। खिड़की से सर टिकाए वो बीते वक्त को याद कर रही थी। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे, मैं इंतज़ार करती रह गई और तुमने कॉल नहीं की। तुम बात करना चाह रही थी, मगर मैंने क्या किया? तुम्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि हम दोबारा बात नहीं कर पाएंगे, हम मिल नहीं पाएंगे, हम मिल नहीं पाएंगे कभी। तभी तुम रोते रोते उसकी हिचकी बन गई थी। मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा देख भी नहीं पाई उसामा। तुमने इतनी जल्दी क्यों जाने में मेरा इंतज़ार तो करते। वो बेआवाज़ रो रही थी। यार मुझे क्यों रोना आ रहा है। वो बेआवाज़ रो रही थी। दूर आसमान पर चमकता चांद भी उदासी से उसे देख रहा था। मैंने बाबा रिकॉर्डिंग करती नहीं करी, आप लोग ऐसे ही सुने। वक्त का काम है गुजरना, अच्छा हो चाहे बुरा, वो गुजर जाता है। आज पूरे 5 माह हो गए थे उसामा को गए। इस वक्त में काफ़ी तब्दीलियाँ आई थी। रायना पे आकर इस घर में आ गई थी। उसामा के जाने के बाद ही दादाजी ने खामोशी से उनकी शादी करा दी थी। इसके आने से घर का माहौल काफ़ी बदल गया था। दोनों घरों में एक नामहसूसी दूरी आ गई थी। इसका ज़्यादा वक्त तो कमरे में ही गुजरता था, मगर वो महसूस कर रही थी कि रमशा और फुज़ाद अब कम कम आते थे और घर आ भी जाते तो ज़्यादा देर बैठते नहीं थे, जबकि पहले वो पूरा दिन यहीं पाए जाते। हाँ, दिया फूफो अब अक्सर रुकैया ताई के पास आती थी। कभी कभी उसके पास भी चक्कर लगा लेती। मेरे भाइयों जैसे कज़न की डेथ हो गई है, मेरी बहन बेवा हो गई और तुम्हें हनीमून पर जाने की पड़ी है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सब कैसे हालात से गुजरे हैं। तैयब के आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। तो मैं क्या करूँ, अब पहले ही तुम्हारा ख़ानदान की वजह से शादी खामोशी से हुई, इतने अरमान थे मेरे, अब तुम हनीमून पर भी नहीं लेकर जा रहे। वो बदतमीज़ी से बोली। कह तो रहा हूँ कि घर के हालात ठीक हो जाते ही ले जाऊँगा, तुम थोड़ा सब्र कर लो। वो उसे समझाते हुए प्यार से बोला। और कितना सब्र करूँ, 4 माह होने वाले हमारी शादी को, अभी भी तुम्हें जल्दी लग रहा है। अगर तुम मुझे अभी लेकर नहीं गए तो मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊँगी। बैठ कर मनाते रहना तुम शोक, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी सारी उम्र का शोक मनाया नहीं जाता। रायना की तेज़ आवाज़ से इसके कानों से टकराई। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चलती थी। अब बस अब्बा जी बहुत हो गया। हमेशा परी परी परी, आपने परी के पीछे हमेशा मेरे बच्चों को डिग्रेड किया, हमेशा मेरी बेटी का हक भी उसे दिया और अब आप वलीद भी उसे देना चाहते हैं। सादिया बेगम गुस्से से बोल रही थी। जब से उन्होंने सुना था कि वलीद से परी के निकाह के बारे में सोचा जा रहा है, उनके अंदर आग लग गई थी।
अच्छा रिपीट है। मैंने पहले 9th एपिसोड पढ़ी और अब यानी कि लास्ट और अब 8 सारा की हेल्प करवा रही हूँ ना मैं। ऐसे नमाज़ पढ़ लीजिएगा प्लीज़ याद से। और हाँ, मैंने एंड पे एक मैसेज छोड़ा है तो प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा अगर कोई यहाँ तक आए तो। ओके जी। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं सादिया? मुझे अपने सारे बच्चे एक जैसे हैं, सबसे एक जितनी मोहब्बत करता हूँ मैं। पर ये अगर मौसम की बेटी है तो अरिमशा तुम्हारी बेटी है, नवासी है मेरी, मुझे दोनों बहुत प्यारी हैं। तुम्हें ये क्यों लगता है कि परी ज़्यादा प्यारी है मुझे? कभी मैंने दोनों में फ़र्क किया? रियाज़ मलक तहम्मुल से बोले। यही तो मैं कह रही हूँ कि रिमशा मेरी बेटी है, इकलौती नवासी है आपकी। आप कैसे इसका हक अपनी पोती को दे सकते हैं? मैं किसी का हक किसी को नहीं दे रहा हूँ। जिसका है वो इसी को मिलेगा। आज़म ने बस एक बात कही थी जो ख़त्म भी हो गई। तुम खामख़ा बहस कर रही हो। आज़म भाई को भतीजी नज़र आ गई, भांजी नज़र नहीं आई? पहले भी उसामा के लिए आपने परी को चुना। आपको ये डर था कि इस घर की इकलौती बेटी कहीं ना जाए। तब भी आपने ये ना सोचा कि मेरी भी इकलौती बेटी है, मैं भी इसे दूर नहीं भेजना चाहती। मगर मैं तब खामोश रही थी। अब नहीं रहूँगी। मेरी ननद रिमशा का रिश्ता लेकर आई तो पता है इसने क्या कहा? इसने कहा कि हम तो परी को बहू बनाना चाहते थे, मगर जो किस्मत का मंजूर। सबको हमेशा परी नजर आती है, मेरी बेटी क्यों नहीं? ऐसा क्या है परी में जो मेरी बेटी में नहीं है? पता नहीं कितने सालों का गुबार था जो वो आज निकाल रही थी। परी के लिए तो वैसे भी लड़कों की कमी नहीं है। अदाएं दिखाकर हर एक को पीछे लगा लेती है। इस लड़के से ही क्यों नहीं ब्याह देते जो हॉस्टल में मिलने आया था? कोई ना कोई चक्कर तो होगा जो वो यूं हॉस्टल तक पहुंच गया। और वो जो इसे घर छोड़ने आया था वो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि दोस्त का भाई है आप लोग। वो कुछ और भी कहना चाहती थी मगर मौज़म साहब की आवाज़ ने इन्हें रोक दिया। बस कहती आपा, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर, वो ऐसी नहीं है। आप मेरी बेटी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। सच्चाई है ये, इल्ज़ाम नहीं है। अपनी बेटी को संभाल के रखो, कल को कोई चाँद ना चढ़ा दे। वो आज चुप होने वालों में से नहीं थी। बस आप कम से कम इतना ही एहसास कर लेती कि वो आपके भाई की बेटी है। कितने बड़े सदमे से गुजर रही हैं और आप। वो बात अधूरी छोड़कर चले गए। इनका चेहरा सुर्ख हो रहा था जबकि बाकी सबने मलामत नजरों से सादिया बेगम को देखा था जो अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। कैसी हो रिमशा? वो इतने दिनों से इसे मिलने नहीं आई थी तो वो खुद ही चली गई। इसे देखने पुप्पो घर पर नहीं थी तो वो रिमशा के कमरे में ही चली गई थी। इसने कोई जवाब ना दिया, बस जमीन पर बैठी घूर रही थी। परी ने इसे मुतवज्जा करने के लिए जैसे इसका कंधा हिलाया तो वो चिल्ला उठी, हाथ मत लगाओ मुझे और दफा हो जाओ यहाँ से। वो इसके लहजे पर ही हैरान रह गई थी। इसके लहजे में गुस्से के साथ साथ नफरत बोल रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? नाराज हो मुझसे? अगर नाराज हो तो मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारी पसंद का केक खिलाऊंगी। तुम्हें अब मान जाओ जल्दी से। इसका हाथ पकड़ते हुए वो लजाजत से बोली। रिमशा ने इसका हाथ झटक दिया और खड़े होते हुए कहा, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए तुम्हारा केक? तुम्हारी दी हुई भीख नहीं चाहिए मुझे, सुना तुमने? अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वह हैरान थी कि आखिर इसे हुआ क्या है। आज तक इसने रिमशा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। इतनी मासूम मत बनो परी, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो जहरखुंद लहजे में बोली, मुझे सच में कुछ नहीं पता। कोई गलती हुई है क्या मुझसे? गलती तो मुझसे हुई है। माँ हमेशा कहती रही कि तुमसे दूर रहूं, मगर मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तुम्हारे साथ रहने में क्या नुकसान हो सकता है। पर मैं गलत थी। तुम कुछ भी थी पर मेरी दोस्त नहीं थी। तुम्हें हर जगह फोकियत दी गई। तुम्हारे पास जहानत, शक्ल, सूरत, हर वो चीज़ थी जो सराही जा सके। मगर मैंने कभी हसद नहीं किया तुमसे। हर वो चीज़ जो मुझे पसंद होती थी वो तुम्हें मिल जाती थी, मगर मैंने कभी शिकवा नहीं किया। मगर अब की बार तुमने मेरे दिल पर वार किया है परी, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, समझी तुम? वो रो रही थी जबकि वो साथ खड़ी इसका चेहरा देख रही थी। इतने इमोशंस काफी हैं कि और जिसने भी क्या आना है वो सुनेगी ना। दोबारा बोलने से पहले सोचिएगा कि सारा को क्या बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया रिमशा, तुम्हें कोई। रिमशा इसके बात काट कर चिल्लाई, जाओ यहाँ से, और इसे कमरे से निकाल कर जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। इसे नहीं मालूम कब आंसू इसकी खुद की आंखों से बहना शुरू हुए, कैसे वगैरह पहुंची वो नहीं जानती थी। वो वाकई नहीं जानती थी। क्या हुआ परी? ऐसे क्यों कमरा बंद किए बैठी हो मेरी बच्ची? सामिया बेगम ने प्यार से इसकी पेशानी चूमते हुए पूछा। अम्मी कुछ हुआ है क्या घर में? रोई रोई आंखों से इन्हें देखते हुए पूछा। नहीं। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इस हालत में देखकर इनका कलेजा मुंह को आ गया था। वो इनकी इकलौती बेटी थी, वह कैसे इस हाल में देख सकती थी? अम्मी, रिमशा ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने इसके दिल पर वार किया है? मैंने तुझसे हमेशा बहन समझा है, दोस्त है मेरी, मैं क्यों करूंगी? ऐसे बोले ना अम्मी। वो खोए खोए लहजे में पूछ रही थी।
कुछ नहीं किया तुमने इन माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे ताया ने एक बात की थी बस, और तुम्हारी फुफ्फो ने तुम हाथ ही खोल लिया तुम्हारे खिलाफ। वो तलखी से बोली। कौन सी बात? इसकी आंखों में उलझन थी। वो सारा दिन कमरे में गुजारती थी, इसलिए इसे नहीं मालूम था कि बाहर क्या हो रहा है। वो चाहते थे कि वलीद की और तुम्हारी शादी कर दी जाए, ताकि तुम इसी घर में रह जाओ। लेकिन तुम्हारे दादा ने इनकार कर दिया कि वलीद और रिमशा की निस्बत तय है। वो एक बेटी के लिए दूसरी बेटी का दिल नहीं दुखाएंगे। पता नहीं किसने ये बात सादिया को बता दी। इसने आकर वो इल्जामात लगाए कि मैं तो हैरान हूँ कि वो ऐसा भी कर सकती है। तुम्हारे दादा कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं, मगर वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अभी तो उसामा को गए चंद माह हुए हैं और आपको मेरी दूसरी शादी की पड़ गई है, और वो भी वलीद के साथ। वो भाइयों जैसा है मेरे लिए। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं ऐसे? सब मोहब्बत करते हैं तुमसे, इसलिए तुम्हारी भलाई को ऐसा सोच रहे हैं। एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है तुम्हारी। अभी नहीं करनी मुझे शादी। अब बस इस टॉपिक को क्लोज कर दे, और वलीद और मेरी शादी के बारे में तो सोचे क्या भी नहीं। इसके लहजे में सख्ती थी और वो इसे देख कर रह गई। कैसे हो यार, तुम तो बिल्कुल भूल ही गए हो। सफियान ने बैठते हुए शिकवा किया। भूला नहीं हूँ, बस मसरूफियत ही इतनी होती है कि तेरी तरफ आने का टाइम ही नहीं मिलता। तू बता क्या लेगा? वह इंटरकॉम उठाते हुए पूछ रहा था। इतनी भी क्या मसरूफियत के बंदा दोस्तों को ही भूल जाए? चलो मिलना तो दूर, एक कॉल ही कर लेते, या वो भी नहीं कर सकते थे? शिकवे बाद में कर लेना, अभी तो ये बता कि चाय लेगा या कॉफी? कॉफी मंगवा ले फिर। कॉफी का कहकर भी इसकी तरफ बचा हुआ था। तू सुना क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, वही नॉर्मल रूटीन। तेरी परी का क्या बना? दोबारा इससे बात हुई? मेरी कहाँ है वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया इसे। पहले ही नाराज मजीद हो जाएगी। वह यासियत भरे लहजे में बोला। "अम, ये तो तुझे पहले ही सोचना चाहिए था। अब तो अब तो जो अब तो जो होना था हो चुका है। अब आगे की जस्ट अ सेकेंड अब आगे की सोचो। तुमने सही कहा था, मोहब्बतों में अना या जीत हार नहीं होती। अफसोस कि मुझे समझने में देर लगी। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी भी या नहीं। तूने इसके दादा से बात की थी? उन्होंने क्या कहा फिर? कॉफी आ गई थी इसलिए वो खामोश हो गया था। की थी? फिर कुछ नहीं। वो ये सब जानने के बाद अपनी पोती की शादी मुझसे नहीं करेंगे तो तुम पीछे हट जाओगे? पहले इतना सब कुछ किया और अब खामोशी से हार मान जाओगे क्या? हालांकि अब तो तुम्हारे पास चांस भी है। छोड़ो इस टॉपिक को यार, मुझे पहले ही अपने किए पर अफसोस है, मजीद नहीं करना चाहता। कहते उसने कॉफी का कप मुंह से लगा लिया। इसे देखते हुए वो कुछ सोच रहा था। परी वो अपने लिए चाय बना रही थी जब रायना ने इसे पुकारा। जी कोई काम है क्या? पलटते इसने पूछा। नहीं, मुझे क्या काम होना है तुमसे, बस कुछ पूछना था। पूछे। फूल किसी लड़के का कह रही थी, हॉस्टल में आया था तुमसे मिलने। कौन था वो? चाय छानते हुए इसका हाथ लटसा था। गर्म चाय हाथ पर गिर गई थी, पर इसे परवाह नहीं थी। ओह, तुम्हारा हाथ चल गया, इधर दिखाओ, ऑइंटमेंट लगा दूं। हमदर्दी से कहते इसने हाथ पकड़ना चाहा। नहीं रहने दे। आप क्या कह रही थी? हाथ नरमी से छुड़ाते हुए इसने इस्तफसार किया। तुम्हारी फुफ्फो ही कह रही थी कि तुम्हारा चक्कर चल रहा था किसी लड़के से, और वो हॉस्टल भी आया था। सच है ये क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि हॉस्टल कौन आया था। इसी असियत हुई थी। ये सब सुनकर लो, वो तो ये भी कह रही थी कि तुम्हारी शादी इसी से करवा दें। ये ना हो कि तुम कुछ गलत कर बैठो। इसने अजियत से आंखें बंद कर ली थी। अगर ऐसी बात नहीं है तो मेरे पास एक रिश्ता है तुम्हारे लिए। मेरे भाईजान है, उम्र थोड़ी सी ज्यादा है पर इतनी उम्र के लगते ही नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तुम सोचना इस बारे में। आंटी से बात की थी मगर वो तो सुनते ही भड़क उठी कि मेरी बेटी के लिए ऐसे लड़के ही देख के रह गए हैं। भाई अब तुम्हें बुरा लगे तो लगे, मगर मैं सच कहूंगी अब तुम्हारे लिए ऐसे रिश्ते ही आएंगे। एन शादी वाले दिन तुम बेवा होगी। अब ऐसी लड़की को कौन ब्याह कर ले जाएगा? अच्छा तुम सोचना जरूर, और आंटी को भी कायल करने की कोशिश करना। बज़ाहिर हमदर्दी जताती हुए चली गई थी, जबकि वह वहीं साख खड़ी थी। तुम क्यों चले गए उसामा? देखो सब कितनी जल्दी बदल गए हैं। मैं अकेली हो गई हूँ तुम्हारे बगैर। तुम्हें मालूम है रिमशा ने और फुप्पो ने मुझे गासिब कहा। क्या मैं गासिब हूँ? मैंने तो कभी कुछ नहीं छीना रिमशा से। फिर क्यों? तुम्हारे जाने में, मेरे खूबसूरत होने में मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैं मोदर इल्जाम क्यों? और फुप्पो, उन्होंने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं? मुझे नहीं मालूम था कि इनके बज़ाहिर प्यार भरे लहजे के पीछे इतनी नफरत छुपी है। मुझे सच में नहीं पता था कि आपके अपने आप से इतनी नफरत भी कर सकते हैं। तुम्हें लड़की फिर कुछ नहीं पता। जान लेते देखा है मैंने भाइयों को, एक वक्त दौलत के लिए। तुम्हें तो वाकई कुछ नहीं पता। फिर आपके खुदा के अलावा कोई आपका अपना नहीं है, और दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं है। जब बहन भाई बड़े हो जाते हैं ना, उनकी शादी हो जाती है, तो बहुत कम होता है कि उनमें चेंज ना है, उनमें चेंज आ जाता है।
इसलिए कोशिश करें कि अपने आप में चेंज ना लाएं, क्योंकि जो चीज़ें आपने फेस की कोशिश करें वो दूसरों को ना दें, दूसरों के हिस्से में वो गम ना आने दें जो आपने झेले हैं। यही हमदर्दी होती है, एहसास होता है, बल्कि यही इंसानियत। वैसे कभी कभी ऐसा होता है, वैसे मुझे कहीं पढ़ी हुई एक बात याद आ गई, हम हर किसी की कहानी में अच्छे नहीं होते। हम चाहे जितना मर्जी कर लें, कुछ भी ना करें ना, फिर भी कोई ना कोई वजह से हम अच्छे नहीं होते। मुझे जिन रिश्तों पर मान था वो मेरा मान यूं भी तोड़ सकते हैं। मुझे आज एहसास हो रहा है कि तुम्हारा होना मेरे लिए कितना अहम था। काश कि तुम जाने की जल्दी ना करते, काश कि जिंदगी चंद घंटों की फिल्म होती और हम अख्ताम पर दोबारा मिल जाते। काश। इसका दिल दुखा था। रिमशा का ये रूप देखकर उसामा की तस्वीर था मैं उससे शिकायतें करी थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। बाज़ दफ़ा हमें वाक़ई मालूम नहीं होता कि हमारे इर्द-गिर्द मौजूद लोग अपने दिल में हमारे लिए इतनी नफ़रत छुपा कर रखते हैं, और जब पता चलता है तब वो नफ़रत हमारे वजूद को अपने ज़हर से नीला कर देती है। सही कहा राइटर ने। बाज़ लोग नहीं, बाज़ दफ़ा नहीं, बल्कि हमारे इर्द-गिर्द फैले लोग मुनाफ़िक होते हैं। आप नहीं जानते हैं, आपका करीबी से करीबी इंसान भी सांप हो सकते हैं। दादाजी आपने बुलाया मुझे। दरवाजे से दाखिल होते ही इसने पूछा, आओ बेटे, तुम तो अपने दादा को भूल ही गई हो। नरोटेपन से कहते उन्होंने शिकवा किया। इनके लहजे पर वो मुस्कुराती थी। आपको कैसे भूल सकती हूँ दादा जान, बस दिल नहीं करता कमरे से निकलने को। और आप भी तो नहीं आते मुझसे मिलने। इसने भी जवाबन शिकवा किया। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं सकता। तुम तो आ सकती हो ना अपने बूढ़े दादा से मिलने। वो हंस रहे थे, पर आंखों की उदासी साथ नहीं दे रही थी। अभी कहाँ बूढ़े हुए हैं दादा जान, ऐसे ही खुद को बूढ़ा ना कहा करें, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। बूढ़ा तो हो गया हूँ, जवान औलाद की मौत कमर तोड़ देती है। इनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। दादा जान, इनके आंसू साफ करती वो भी रो दी थी। मेरे मेरा बेटा रो क्यों रहा है? अब मेरे बेटे को रोना नहीं है, अब तो खुशियां मनाने के दिन है। अब तो मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, अब रोने के दिन खत्म होने को है। इसके सर को थपथपाते वो प्यार से बोल रहे थे, दुल्हन। इसने झटके से सर उठाकर उन्हें देखा। मैं फिर से आ गई हूँ, मैं इबा हूँ। मैं सारा की मदद करवाने आई थी, क्योंकि सारा ने मेरी नहीं करवाई, लेकिन फिर भी चलता है यार। मजाक कर रही हूँ। लास्ट एपिसोड से मैं पढ़ रही हूँ, इससे पहले भी शायद मैं पढ़ूँ। ठीक है, पढ़ रही हूँ। आजा जी पढ़े। आप क्या कहना चाहते हैं दादा? बस सर उठाई इनसे पूछ रही थी। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं बेटे, चाहे कितनी ही प्यारी क्यों ना हो। एक ना एक दिन इन्हें रुखसत करना पड़ता है। मैं अपने घर में ही हूँ, और कौन सा घर है मेरा? इसने यूं जाहिर करने की कोशिश की जैसे वह समझी ही नहीं। ये घर तुम्हारा नहीं है मायका। कभी भी बेटियों का घर, मायका आई थिंक, मैका मायका मतलब लाइक जो भी है, कभी भी बेटियों का घर नहीं होता। इनका असल घर तो इनका ससुराल होता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने घर चली जाओ। तो आप कहना चाहते हैं कि मेरा कोई हक नहीं इस घर पर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ औरत मर्द के सहारे के बगैर गैर महफूज है। इससे सिर्फ लोगों की बातों का ही नहीं, इनकी निगाहों का भी सामना करना पड़ता है। और इस पर बातें करने वालों में से सबसे पहले इसके अपने होते हैं। बदलते हालात आते हुए मौसमों का पता दे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम इन मौसमों की सख्ती बर्दाश्त करो, और वो भी अकेले। वो इसे समझा रहे थे। आप हैं ना मेरे साथ, फिर मैं अकेली कैसे हो गई? इसकी बात पर वो मुस्कुराए थे। एक ऐसी उम्र सीधा दरख्त पर उम्मीद लगाए बैठी हो कि वो तुम्हें आने वाले तूफान से बचाएगा, हालांकि वो दरख्त तो खुद एक तेज झोंके से जमीन बोस हो जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे पास उसामा का नाम मौजूद है। मैं सारी उम्र इसके नाम के साथ गुजार लूंगी। उसामा अब नहीं है, और ये बात तुम्हें समझनी होगी। तनहा जिंदगी नहीं गुजारी जाती, सॉरी गुजरती, और एक औरत की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो लड़की हूँ, औरत थोड़ी हूँ। इसने बात मजाक में उड़ाने की कोशिश की थी, मगर वो संजीदा थे। अरसलान ने सब बता दिया है मुझे वो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना लो। इनकी बात पर परी ने शिकवा नजरों से इन्हें देखा। सब जानते हैं फिर भी, हाँ फिर भी सब जानकर मुझे भी गुस्सा आया था, मगर फिर मैंने इसे माफ कर दिया। मैंने इसने जो किया इस पर इसे पछतावा है। और सबसे बढ़कर वो तुम्हारे बारे में सब जानता है। और सब जानते हुए तुमसे शादी नहीं करेगा। उसामा की शहादत में तुम्हारा कसूर नहीं है, मगर लोग ये मशहूर कर चुके हैं कि तुम सबज कदम हो। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी? गारंटी तो किसी बात की नहीं होती, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो तुम्हें खुश रखेगा। आप माफ कर सकते हैं इसे, मैं नहीं। इसने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं। सर झुकाए आहिस्ता से बोल रही थी, इसने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे साथ तुम जिस तरह गई थी वैसे ही वापस आई हो, वरना वो कुछ भी कर सकता था। मगर इसने तुम्हें कहा नहीं किया। ये इसकी शराफत की दलील है। किसी को गवाह करना कौन सी शराफत है? गलती इंसान से ही होती है, और वो अपनी गलती मान भी रहा है। तुम इसे माफ कर दो। मैं नहीं कर सकती। अपने दादा की इतनी सी बात भी नहीं मानोगी?
वो अफसरदा हुए। आप उसामा को भूल गए हैं दादा जान, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। हाँ, भूल गया हूँ, और अब तुम भी भूल जाओ, आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कह सकते हैं मैं कैसे भूल जाऊं इसे और एक नई जिंदगी शुरू कर दूं? कैसे? क्या भूल जाना इतना आसान होता है? वो रोती थी। उसामा की जिंदगी इतनी ही थी, हम मरने वालों के साथ मर नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना होता है। जिंदगी गुजारने के लिए सदबाप करने पड़ते हैं, सारी जिंदगी यादों को गले लगाकर नहीं गुजारी जा सकती। लगता है आजकल चलती सूरत हाल का असर मुझ पे हो गया है। नरमी से इसके सर में उंगलियां फेरते वो कह रहे थे, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को एक मौका दो, और तो मोहब्बत को महदूद मत बनाओ, ये लामहदूद है, इसे एक जात के गिर्द बांधना छोड़ दो, मासी की कैद से निकल आओ, एक नई जिंदगी मुंतज़िर है तुम्हारी। मैं उसामा को नहीं भूल सकती, मैं इसके सिवा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। जब हम खुद भूलना ही ना चाहें तो कैसे भूल पाएंगे? और जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो हो जाती है मोहब्बत, बस दिल को इजाजत दो किसी और के नाम पर धड़कने की। जब दिल को आजाद छोड़ दोगी, खुद पकड़ पकड़ कर माजी का कैदी नहीं बनाओगी, तो मोहब्बत हो जाएगी। एक बात मेरी मान लो, इसे माफ कर दो और आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। वो सिसक रही थी, वो बस खामोशी से इसका सर सहला रहे थे। वहां सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बयान करती है। क्यों आई हो तुम यहाँ? रिमशा को देखते ही इसे गुस्सा आ गया था। मैं बात करनी है तुमसे, तुम नाराज हो मुझसे? इसके साथ खड़े होते हुए वो पूछ रही थी। मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? नाराज होने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत होती है, अजनबियों से क्यों नाराज होने लगा मैं? इसकी बात पर वो तड़प उठी थी। हम अजनबी तो नहीं हैं, अजनबी ही हैं। मैं जिस रिमशा को जानता था वो तुम नहीं हो। बेगानगी से कहते हुए वो इसने नजरें इसकी तरफ से फेर ली थी। ऐसा क्या किया है मैंने? तुम अभी भी पूछ रही हो क्या किया है तुमने? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, तुम्हें परी पर भरोसा नहीं था। वो बहन थी मेरी, उसामा के हवाले से मौत भर थी मेरे लिए, और तुमने क्या किया? वो अफसोस से सरनफी में हिला रहा था। तुम इस सब के लिए मजबूर भी तो इस सब के लिए मजबूर भी इसने सबने किया था। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, खो नहीं सकती थी तुम्हें। किसने मजबूर किया तुम्हें? अब्बू ने। सिर्फ एक बात की थी जिसके लिए ना मैं मानता और ना परी, और वो तो ये सब जानती भी नहीं थी, और तुमने? एक गहरी सांस लेकर इसने बात अधूरी छोड़ दी। तुमने 24 साल की दोस्ती लम्हों में खत्म कर दी, और क्या पाया तुमने इस सबसे? मैंने तुम्हारे लिए किया था सब, तुम्हें खो नहीं सकती थी मैं। वो रोते हुए कह रही थी। तुम खो चुकी हो, मुझे मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। ऐसे ना कहो, मैं माफी मांग लूंगी परी से, सब पहले जैसा हो जाएगा, तुम नाराज ना हो मुझसे। वो मिन्नत अमेज लहजे में बोल रही थी। जाओ रिमशा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि कभी मुझे मोहब्बत थी तुमसे। थी का क्या मतलब? तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत है? वो बेयकीन थी। नहीं, बेरुखी से कहकर इसने मुंह मोड़ लिया था। चंदा में बेयकीनी से इसे देखने के बाद वो वहां से चली गई थी। आंसू भी धरती से बह रहे थे, परी से परवाह नहीं थी। मेन गेट में से निकलते हुए इसकी नजर परी पर पड़ी थी, जो लॉन में खड़ी से ही देख रही थी। बगैर रुके वो गेट से निकलती चली गई। आज अरसलान सबसे मिलने घर आया था। इसे नहीं मालूम था दादा ने इससे क्या बात की थी, घर वालों को क्या बताया था। वो बस इतना जानती थी कि इस रोज इसकी माँ की आंखों में उम्मीद थी, और इसका खुद का दिल वो कर ला रहा था। आज पूरे 6 माह बाद वो इसके सामने गई थी। इसे देखकर वो चंद लम्हे के लिए नजरें नहीं हटा पाया था। ये वो परी नहीं थी जिसे वो जानता था, ये तो कोई और थी। जर्द और बेरौनक चेहरा, वो ऐसी तो नहीं थी। इसने नजरें फेर ली थी। चंद मिनट वहां बैठकर वो निकल गया। वो चली गई थी जबकि वो इसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। वो अपनी अलमारी ठीक कर रही थी जब वलीद ने नॉक करके अंदर आने की इजाजत चाही। एक नजर इसे देखने के बाद इसने इजाजत दे दी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आओ बैठो। इसे बैठने का इशारा करके वो खुद भी बैठ के किनारे पर बैठ गई। अच्छा है अरसलान, तुम खुश रहोगी इसके साथ? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, अच्छा यही बताने आए थे तुम? मैं वैसे नहीं आ सकता क्या? बस सवालिया अंदाज में पूछ रहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर से खामोशी हो गई थी। बचपन कितना अच्छा था ना, हम सब साथ थे, कोई फिक्र कोई परेशानी कुछ नहीं था। काश कि हमेशा बच्चे ही रहते, कभी बड़े ना होते। खामोशी में इसकी हसरत भरी आवाज गूंजी थी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। इसने तसल्ली देने की कोशिश की। जानती हूँ ठीक हो जाएगा, पर क्या पहले जैसा हो पाएगा? उसामा लौट आएगा? हम सब फिर से इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं ना। वह खामोश था। यह खामोशी अजियतनाक थी, जो सांसों को बोझल कर रही थी। खामोशी से तंग आकर वो बोल उठी, तुम रिमशा से क्यों नाराज हो? क्या तुम नहीं जानती? नहीं, और ना ही जानना चाहती हूँ। तुम अगर मेरी वजह से नाराज हो तो मत हो। मैं नहीं हूं नाराज इससे, और तुम इसकी फिक्र छोड़ दो। नाराजगी से कहा क्या? क्यों छोड़ दूं? मेरी बहन है।
वो फिक्र तो होगी ना। जवाबन वो भी नाराजगी से बोली। चंद लम्हे से देखने के बाद वो बोला, अगर वो तुमसे माफी मांगे तो क्या तुम माफ कर दोगी? मैं नहीं चाहूंगी कि वो मुझसे माफी मांगे। क्यों? अगर वो माफी मांगेगी तो जो एक भरम सा है वो टूट जाएगा। कैसा भरम? तुम नहीं समझोगे, इसलिए रहने दो और इसे माफ करके आगे बढ़ो। तुम सुन रहे हो? इसे जवाब न देते देख क्रिस ने पूछा। हाँ, वो जमीन को घूर रहा था। तभी अफाक वहां आया था। इसे देखकर वलीद उठा। मैं चलता हूँ अब, कहकर वो कमरे से निकल गया। ये क्यों आया था? अफाक बैठते हुए पूछ रहा था। वैसे ही, तुम क्यों आए हो? मैं भी वैसे ही। अरसलान भाई ये काफी अच्छे हैं। इसके भाई कहने पर परी ने घूरा था इसे। भाई? हाँ, तो तुम्हारे हवाले से भाई हो ना, हुआ ना। अभी कुछ फाइनल नहीं, तुम पहले ही शुरू हो जाओ। किसने कहा 1 हफ्ते बाद निकाह है आपका? इनके साथ सिस्टर और आप अभी तक लाइलम है? इतनी जल्दी? वह शौक में थी। जल्दी कहाँ है, अभी तो पूरा हफ्ता बड़ा है, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। वो मुस्कुरा रहा था जबकि वो खाली उल जहनी से इसे देख रही थी। आज वलीद के साथ कब्रिस्तान आई थी। वो कल इसका निकाह था। वलीद इसे उसामा की कब्र के पास छोड़कर थोड़ा दूर खड़ा हो गया था। इसकी कब्र के पास बैठते हुए चंद आंसू इसकी आंख से निकले थे और कब्र की मिट्टी में जज़ब हो गए थे। खाली खाली नजरों से वो कब्र की मिट्टी को देख रही थी। तुमने और मैंने जो ख्वाब मिलकर सजाए थे वो अधूरे रह गए हैं। तुम यहाँ मिट्टी की दाबीज चादर ओढ़ कर गहरी नींद सो गए हो और मैं सुकून की नींद सोने को तरस गई हूँ। तुम आओ, देखो सब कुछ कितना बदल गया है। कब्र के सहारे सर टिकाए वो सरगोशियां कर रही थी। ऐसे लगता है बीता हुआ कल ख्वाब था या कभी था ही नहीं। तुम इतनी जल्दी चले गए कि यकीन ही नहीं आता, पर मुझे यकीन करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कल मेरा निकाह है। मैं किसी और की दुल्हन बनूंगी, पर मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगे। मुझे पता है। तुम मुझे सुन रहे हो? बस नाराज हो ना, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। मैं यहाँ पहली और आखिरी दफा आई हूँ। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। अगर आई तो वापस जाने की हिम्मत खो दूंगी। तुम सुन रहे हो ना? वो रो रही थी। दूर खड़े वलीद ने दुख से इस मंजर को देखा था। पता नहीं वो लोग जो दिल के करीब होते हैं इतनी जल्दी क्यों छोड़ जाते हैं। तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। सामिया बेगम फोन पर तैयब से बात कर रही थी, जो 1 हफ्ता पहले ही रायना को लेकर शमाली इलाका जा गया था। मैं अभी नहीं आ सकता अम्मी, अभी यहाँ आए दिन ही कितने हुए हैं, रायना नाराज हो जाएगी। तैयब झंझलाते हुए कह रहा था। बीवी के नाराज होने की फिक्र है, बहन की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारी इकलौती बहन है परी, तुम आ जाओ, फिर दोबारा कभी चले जाना। मैं नहीं आ सकता। रायना पहले ही परी के यहाँ रिश्ते पर गुस्से में है, मजीद नाराज नहीं कर सकता इसे। और वैसे भी अफाक है तो वहाँ मेरे ना होने से क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं फिर कॉल करूंगा, अल्लाह हाफिज। इसने कॉल कट कर दी थी। हेलो हेलो, फोन कान से लगाए वो हेलो हेलो कर रही थी, मगर दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। क्या हुआ अम्मी? परी ने पास बैठते हुए पूछा। तैयब नहीं आ रहा, वो अफसोस से बोली। तो क्या हुआ? पहले भी मेरी वजह से इनकी शादी खराब हुई, अब हनीमून तो खराब ना करे। दुख इसे भी हुआ था, मगर छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हो जाता अगर वो आ जाता। छोड़े ना, आए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। बाजू से पकड़कर वो इन्हें अपने साथ लेगी थी। सफेद कुर्ते में तैयार वो आईने के सामने खड़ा परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। जब दरवाजा खोलकर सुफियान अंदर आया। आंटी का हुक्म है कि इनके दूल्हा बेटे की तस्वीर बनाकर भेजी जाए। इसे गले लगाते हुए हंसते हुए बता रहा था। अगर इन्हें इतना ही शौक था मुझे देखने का तो वो आ सकती थी, मगर वो नहीं आई। अपने दूसरे शोहर से फुर्सत मिली तो नहीं मिली तो आए ना। बहुत तलखी से बोला। तुम जानते हो अंकल की तबीयत खराब है, वो इन्हें इस हालत में कैसे छोड़ कर आ सकती हैं। ओ प्लीज, आज के दिन मेरा मूड खराब कर इनका जिक्र करके इनके पास दूसरे बेटे हैं, इन्हें भला मेरी क्या जरूरत। अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को, ये बता खुश है? हाँ, बहुत ज्यादा। आखिर को अपनी मोहब्बत को पाने जा रहा हूँ। वह तो फाखिर से बोला। हाँ, मुझे तो ये सब ख्वाब जैसा लग रहा है। कैसे अचानक से परनिया के दादा मान गए, मैं हैरान हूँ। इस हैरत का इजहार बाद में कर लेना, अभी चल देर हो रही है। इसे बाहर की जाने में धक्का देते हुए बोला था। इसके निकाह का जोड़ा आ गया था और अभी बैठी हुई देख रही थी। जब दाहिमी कमरे में दाखिल हुई, इनके हाथ में वही जोड़ा था जिसने अपनी शादी के लिए खरीदा था। वो खड़ी हो गई थी। परी, मैं चाहती हूँ तुम ये जोड़ा पहनो, मुझे देखना है ये जोड़ा कैसा लगेगा तुम पर। जोड़ा इसकी जानिब बढ़ाते हुए वो मुस्कुराई थी। ताई अम्मी इनके हाथ पकड़ते हुए इन्हें बिठाया और खुद इनके कदमों में बैठ गई। तुम मेरे उसामा की दुल्हन थी, हमेशा इसी रूप में देखा था तुम्हें, मगर अब शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हें मालूम है मेरे उसामा को बहुत मोहब्बत थी तुमसे। आखिरी दफा भी इसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का ही कहा था। तुम मेरे बेटे की इमानत थी परी। इसकी पेशानी चूमते हुए रो रही थी। मैं आपकी बेटी भी तो हूँ और हमेशा रहूंगी।
इनके हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए बोल रही थी, खुदा खुश रखे तुम्हें, सदा सुहागन रहो। वो इसे दुआएं दे रही थी। दरवाजे में खड़ी सामिया बेगम ने दिल से आमीन कहा। अल्लाह आपको सब्र देता ही। सब्र तो आ जाता है बच्ची, पर सब्र आने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। अब जाओ जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैंने तो तुम्हें भी रुला दिया। इसे उठाते हुए प्यार से बोल रही थी। मुख्तसिर सी बारात आ चुकी थी। निकाह से थोड़ी देर पहले सादिया बेगम भी आ गई। फौजान भी आया था मगर रिमशा नहीं आई। सादिया पुप्पो एक दफ़ा भी इसके पास आकर नहीं बैठी। इसे दुख हुआ था इनका रवैया देखकर। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी। ओके, ये तो नज़म है शायद। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नज़र आने में बहुत देर लगी। नज़र आता है जो वो वैसा नहीं होता, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। इसने इन्हें हमेशा माँ की तरह समझा था मगर वो कितनी नफरत करती थी इससे। निकाह के वक्त इसका दिल खून के आंसू रोया था। एक लम्हे को इसका दिल चाहा इनकार कर दे मगर फिर इसने साइन कर दिए थे। निकाहनामे पर साइन करने के वक्त वो उसामा को याद करी थी। एक वही नहीं, वहाँ मौजूद हर शख्स इसे याद करा था और हर आंख नम थी। अब कि हम बिछड़े तो शायद किताबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कमरे में दाखिल होते ही ले लो। मुझे लगता है मैं ज्यादा ही नावल में खो गई हूँ, शेर में ज्यादा ही खो गई थी। कमरे में दाखिल होते ही इसे झटका लगा था, परी बेड पर मौजूद नहीं थी। इसने नजरें दौड़ाई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी चूड़ियां उतार रही थी। हल्के फुल्के मेकअप में भी वो प्यारी लग रही थी। वो आहिस्ता से इसकी जाने बढ़ा था। वैसे तो मुझे नहीं पता आप पेंट से पढ़े हैं कि नहीं, प्लीज नमाज पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, आप लोग सब ठीक है ना? इसके कदमों की आहट पर परी ने मुड़कर इसे देखा था, फिर लहंगा संभालती खड़ी हो गई थी। तुमने जो कुछ किया वो माफ करने या भूलने के काबिल नहीं है। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती थी मगर मजबूर हो गई थी। मेरे दिल में आज भी उसामा की मोहब्बत है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें माफ करके आगे बढ़ूं, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त की जरूरत है। इसके जज्बात को नजरअंदाज करते हुए आराम से बोल रही थी, वैसे तुमने तो जिस्म ही हासिल करना था, वो तो तुम्हें हासिल हो गया, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नफरत। इसकी बात ने अरसलान के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जितना वक्त चाहे ले लो तुम, मैं तुम्हें तब भी हाथ लगाऊंगा जब तुम दिल से मुझसे मोहब्बत करोगी। कहकर वो आगे बढ़ा था और इसकी बिंदिया हटाकर पेशानी चुमी थी। कम से कम इतनी इजाजत तो होगी मुझे। कहकर वो आशुम की तरफ बढ़ गया था जबकि इसकी पुश्त को घूर रही थी। मेरे रब, आज मैं पुरसकून हो गया, अपने फर्ज से सबकदोश हो गया हूँ। वो जिम्मेदारी जो मेरे बच्चे ने मुझे दी थी आज इसे पूरा कर दिया है मैंने। अब मुझे सुकून की मौत आएगी। मेरी परी को खुश रखना मेरे मालिक, बेशक तू कादिर है हर चीज पर। अगर कोई गलती कोताही हुई है तो माफ फरमा दे। बेशक तुझसे बढ़कर रहीम व गफूर मैंने किसी को नहीं पाया। एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता लोग सुन रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि अक्सर लोग एंड पे नहीं सुनते, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, पता है जवानी की इबादत को इतना आला क्यों समझा जाता है? क्योंकि जवानी में ना आप लोग बिजी होते हैं, हम सब बिजी होते हैं, ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, माल जमा करने में, अपने रिश्ते, अजीज़ व कारब में, रिश्तों में, उर्सों में, ज़िंदगी में, शौक़ में, ख्वाहिशात में, हर जगह मसरूफ़ होते हैं। और बुढ़ापे में हमारे पास माल होता है लेकिन उसका क्या काम है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तब समझ आ जाती है कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, जितनी थी उतना है, उतना काफ़ी था, हमने ज़रूरत से ज़्यादा जमा कर लिया है। फिर अजीज़ कारब हमारे पास नहीं बैठते क्योंकि हम बोरिंग हो जाते हैं, उन्हें हम बोरिंग लगते हैं। ठीक, और रिश्ते तो वैसे बचते हैं नहीं बचते, तब हम अल्लाह को याद करते हैं। कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया है, कोई ऐसा इंसान जो आपको तब याद करे जब वो खुद बोर हो रहा हो, जब वो खुद फ्री हो, तब आपको कैसा लगेगा? क्या आप उसके फरागत के लम्हों के लिए हैं बस? आपको यकीनन बुरा लगेगा ना, क्योंकि आप बस क्या आप उसके लिए उसके मतलब जब वो फ्री है तब आपको याद करा है, यानी आप उसके लिए अहम नहीं है। वो आपको तब याद नहीं कर रहा जब लाइक अपनी ज़रूरत के लम्हों से वक्त निकाल के आपको याद नहीं कर रहा, जब वो फ्री है, जब उसके पास कुछ नहीं है, जब वो बैठा रहता है, जब लोग उसे बोर समझने लगे हैं, तब वो आपको याद कर रहा है। आपको कैसा लगेगा? इसलिए जवानी की इबादत को बहुत समझा जाता है, क्योंकि तब आप अपनी ज़िंदगी से वक्त निकाल के अल्लाह को याद करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं इस वजह से। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आई मस्ट से नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, ठीक है, सुना करें, ठीक है, तर्जमे के साथ पढ़ा करें।
सर को सजदे में झुकाए वो ज़ारा-फ़िदा रो रहे थे। आहिस्ता-आहिस्ता इनके बेचैन दिल को सुकून आ रहा था। सुबह अरसलान के झिंझोड़ने पर उठी थी वो। क्या हुआ है? नागवारी से पूछा। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे घर जाना है। इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए तेजी से बोला। क्यों? वो छिटकी थी। इसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से कांप उठा था। तुम्हारे दादा की डेथ हो गई है, नजरें चुराते हुए उसने बताया। कैसे? वो तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसे कैसे? शौक से निकलते वो बामुश्किल बोली थी। रात को दिल की धड़कन बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया इनका। अब चलो जल्दी से। वो इसे नहीं सुन रही थी। तो आप अपने सामा से मिलने चले गए दादा जान? आप झूठ बोल रहे थे कि आप इसे भूल गए हैं। बल्कि हकीकत तो यह थी कि आप इससे मिलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल को खबर क्यों नहीं हुई? वो दिल में इनसे मुखातिब थे। आंसू पलकों की बाढ़ फैलांग कर रुखसारों पर लुढ़काए थे। 1.5 साल बाद लॉन में बैठी वो गुजरे हुए वक्त को सोच रही थी। इस 1.5 साल में कितना कुछ बदल गया था। रिमशा और वलीद की शादी हो गई थी। शादी से पहले रिमशा आई थी इससे मिलने, माफ़ी मांग रही थी और इसने माफ़ कर दिया था। फौजान और आफाक ने मिलकर अकेडमी बना ली थी और अब इसी में मसरूफ रहते थे। रायना तैयब को लेकर अपने मायके चली गई थी और अब वही रहती थी। इनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी, रुदापा, जो कि हूबहू परी के बचपन की कॉपी थी। तैयब इसे अम्मी अबू से मिलवाने लाता रहता था और पुप्पो वो भी वैसी ही थी। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था इन दोनों का रिश्ता। अरसलान की निगाहें इससे सवाल करती थी और कितना इंतजार, मगर इसके पास सवाए नजरें चुराने के और कोई जवाब नहीं होता था। ठंडी सांस भरकर इसने आसमान पर नजर आते चांद को देखा, तभी कोई इसके साथ आकर बैठा। वो जानती थी कि आने वाला कौन है, फिर भी नजरें घुमाकर इसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? इसे खुद को देखता पाकर सवालिया अंदाज में बोला। कुछ नहीं। नजरों का रुख मोड़ते हुए भी इसने जवाब दिया। मैं थक गया हूँ परी, और कितना इंतजार। मेरा गुनाह इतना बड़ा तो नहीं था कि माफी ना मिले। बस सवाल जो आज तक किसी की नजरें करती थी, आज इसकी जबान ने भी कर दिया था। मैं भी थक गई हूँ। इसके कंधे पर सर टिकाते वो थके थके लहजे में बोली। इसे खुशगवार हैरत हुई थी। आज पहली दफा इसने खुद से पेशकदमी की थी। शायद नफरत की बर्फ पिघल रही थी। तो अपनी थकन मुझे दे दो। इसका हाथ अपने हाथ में लेते इसने नरमी से कहा था। तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो? मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही मोहब्बत करता रहूंगा, हमेशा। बदल से बोला था। मैं भी? क्या मैं भी? इसे कंधों से पकड़कर अपने सामने करते इसने इस्तफसार किया। किसी नाजुक से लम्हे में, किसी दिन शाम से पहले आकर चुपके से तेरे कान में ये कह दूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुम नाराज मत होना। इसकी आंखों में देखते हुए वो गजल पड़ी थी। इतने खूबसूरत इजहार पर वो मुस्कुरा दिया था। तुमने मुझे जिंदगी की नवीद दी है परी। इसे सीने से लगाते हुए बोझल लहजे में बोला। वो मुस्कुरा दी। और उसामा? चंद लम्हों बाद इसने अरसलान की आवाज़ सुनी थी। वो मेरी पहली मोहब्बत थी और तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। इसकी मोहब्बत दिल के एक कोने में दफन कर दी है मैंने, और इस कोने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सुकून से आंखें बंद की इसने जवाब दिया था। वो मुतमईन हो गया था। फिर सर झुकाकर इसकी पेशानी चूमी थी और इत्मीनान से मुस्कुरा दिया था। इस खूबसूरत इजहार पर चांद भी मुस्कुराया था। खत्म शुरू। ऐसे लग रहा था जैसे कोई डाइजेस्ट पढ़ी हुआ है। इवन मैंने पूरा नावल नहीं पढ़ा, फिर भी ऐसा लगा जैसे बस लफ्ज़ों की हल्की सी मिस्टेक है, मतलब तलफ़्फ़ुज़ पे। वैसे प्रूफ रीडिंग दी जाए तो यानी कि रिकमेंड नावल मुझे लग रहा है होगा शायद। बहुत ज़बरदस्त एंड में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा मैं 2014 में पहुंच गई हूँ। 14, 15, 16 में या 17 को भी जोड़ ले साथ। जब मैं नावल पढ़ती थी, डाइजेस्ट पढ़ती थी, तब मैं मम्मा के पीछे लग लग के जब मैं स्कूल में थी तब मैं डाइजेस्ट पढ़ती थी, तकरीबन 7-8 में मम्मा के पीछे लग के। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं वहाँ पे हूँ। इतना लाइक ना सादिया पे एक मेरा मूड भी वैसे ही था, तकरीबन हल्का हल्का ना। मैंने सैड होके पढ़ा हल्का हल्का, तो मुझे वैसे सारा कुछ फील हुआ। आप लोगों को नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। एहतियाती तदाबीर प्लीज़ फ़ॉलो कीजिएगा। मैं आपको ऐसे आराम से कह रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मस्ट एहतियाती तदाबीर फ़ॉलो करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।